Okay. So first of all, a very warm welcome all of you. I hope you are doing well and your preparation is going very well. Okay, okay. So जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा सेशन जो शुरुआत होता है वो शुरू होने के बाद हमारा जो सेशन में मोटिवेशनल कोट, एक मोटिवेशनल कोट से हम शुरू करते हैं अब आपका अपना सेशन। तो आज का जो मोटिवेशनल कोट है वो ये है आपके सामने स्क्रीन पर। वी मस्ट ऑल सफ़र फ्रॉम वन ऑफ टू पेन्स। हम सभी को दो प्रकार के या दो तरह के कह सकते हैं कि हमें पेन से गुजरना ही पड़ेगा। तो पहला पेन द पेन ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का पेन। जैसे कि हमने टाइम रखा कि 7:45 पे वी विल बी ज्वाइन, है ना, वी विल स्टार्ट आवर सेशन, दिस वाज द टाइम, दिस वाज द डिसिप्लिन दैट वी शुड स्टार्ट आवर सेशन ऑन टाइम, है ना। इट्स बाउंडेशन ऑन मी एंड आई थिंक इट्स बाउंडेशन ऑल्सो यू ऑल्सो, है ना। सो पेन ऑफ डिसिप्लिन एंड पेन ऑफ रिग्रेट, दो तरह के पेन है। चाहे तो डिसिप्लिन के साथ गुजरिए, डिसिप्लिन वाला पेन फील कीजिए, या फिर आप कर सकते हैं रिग्रेट वाला पेन। तो पेन तो हमें ज़िंदगी में हमेशा ही फेस करना पड़ेगा या फील करना पड़ेगा, बट हमें चूज़ करना है कि हम कौन से पेन से सफ़र होना चाहते हैं। एक ऐसा पेन जिसमें रिग्रेट है, सिर्फ दुख है और कुछ नहीं, खेद है हमें, लेकिन एक ऐसा जो डिसिप्लिन को अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए हमें जो पेन फेस करना पड़ता है वो। ठीक है, तो ये आज का कोट है। जिम रॉन ने ये बात बोली, बहुत अच्छी, बहुत शानदार, बहुत मोटिवेशनल है। हमें अपने ध्यान में अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन ही लाना है। डिसिप्लिन, प्रोफेशनलिज्म, ये सब चीज़ें हमारी ज़िंदगी में होना चाहिए। कोड ऑफ एथिक्स, वैल्यूज़, सब और। ठीक है, तो आज का सेशन हमने एक अच्छे से प्यारे से कोट से किया, जो कि मोटिवेशन भी देता है, साथ साथ राह भी दिखाता है ज़िंदगी में। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं हम आज के क्वेश्चन की तरफ। ये सभी क्वेश्चन जो भी नए जुड़े हैं, जैसे सना नए हैं, सोहम नए हैं और इतिशा, 3 न्यू स्टूडेंट्स ज्वाइन करें, तो उनके लिए मैं बता दूं ये क्वेश्चन का जो सोर्स है ये वो है जो आपका 22 मार्च 2025 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका PYQ का एनालिसिस हम कर रहे हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं। यस, डू यू वांट टू से समथिंग स्वास्वती? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके 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 ओके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो एग्जाम जो पेपर आपसे पूछा गया था, तो 22 मार्च को जो एग्जाम हुआ है उसका हम डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, ताकि हम क्वेश्चन को, एग्जाम के पैटर्न को समझ सकें, लेवल को समझ सकें, क्वेश्चन फ्रेम किस तरीके से होते हैं, उसकी लैंग्वेज क्या होती है, पूछने के पैटर्न क्या है। ठीक है, उस सब चीज़ को अच्छे से समझ पाएँ, देन हम कहीं जाकर अपने एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, तो हमारे सामने पहला क्वेश्चन है यही, द नॉन गवर्नमेंट एनजीओ, द नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन लाइक एनजीओज आर रजिस्टर्ड अंडर, किस में रजिस्टर्ड होती है? सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, जो कि 1860 है। ठीक है, उसके बाद ट्रस्ट एक्ट है, ट्रस्ट एक्ट है 1882। देन उसका कंपनी एक्ट है 1952 भी है, और अभी जो आया है 2013 जो में आया है, जिसके बाद CSR भी मैंडेटरी हुआ है। CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, तो ये सब भी उसमें मैंडेटरी हुआ है। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये सब हमारे कंपनी है, ये एक्ट हैं जिनके अंतर्गत कोई एनजीओ रजिस्टर्ड हो सकती है। तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि कंपनी के अंदर कब से रजिस्ट्रेशन होने लगा। सेक्शन 8 जो है कंपनी एक्ट का, वो हमें अलाउ करता है एनजीओ को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। उसमें एनपीओ भी रजिस्टर होते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और साथ ही साथ इसमें हम CSR लेने के लिए भी हम एलिजिबल हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत कंपनियां जो हैं, जो एनजीओज हैं, सेक्शन 8 में कंपनीज एक्ट में रजिस्टर कराती हैं। ठीक है, वही उसमें बाउंडेशन भी कराता है कि CSR की मैंडेटरी 2013 का जो अमेंडमेंट आया उसमें CSR कंपलसरी कर दिया गया। CSR का हम कभी स्पेसिफिक डिफरेंट टॉपिक, एक अलग से स्पेसिफिक में टॉपिक लेकर के आऊँगा, उसमें हिस्ट्री में जाके, प्रेजेंट में जाकर करंट सिनेरियो को समझते हुए हम पूरा CSR को समझेंगे। ठीक है, इफ़ यू वुड लाइक टू नो अबाउट द CSR, यू कैन गिव मी थम्स अप, then I will cover this topic in my upcoming videos. Okay, so as you can see, okay Sana, so okay, as you can see on your screen, ठीक है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, देन ट्रस्ट एक्ट, ओके, देन कंपनीज एक्ट। ठीक है, ये इसमें रजिस्टर्ड होता है। तो हम देखते हैं ABC कहाँ पर है, तो ABC इज अवेलेबल इन क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज द राइट आंसर। ओके, तो सोशल वेलफेयर बोर्ड में नहीं, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड में नहीं रजिस्ट्रेशन करते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने इंट्यूशन के बिहाफ पर, या फिर वो क्या कहते हैं, तुक्के मारने के उस पर तो कर सकते हैं कि हाँ सेंट्रल सोशल वेलफेयर भी लिखा हुआ है तो ये तो ज़रूरी होगा, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये, अरेंज द ऑर्डर ऑफ अकरेंस ऑफ अर्लीस्ट टू लेटेस्ट, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, बढ़ते हुए क्रम में, है ना। तो यहाँ मान लो 90s,
और यहाँ पर हम आज 2025 में हैं। तो इस दौरान जो भी चीज़ें हुई हैं उनको हमें बताना है, ठीक। यहाँ पर वॉर विद चाइना, एज यू नो, 1962, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। वॉर विद बांग्लादेश 1971, बांग्लादेश फॉर्म हुआ था, इसे भी हम लगा सकते हैं। शिमला एग्रीमेंट हुआ 1972 में। शिमला एग्रीमेंट पहले भी हुआ है। आप देखेंगे अपने हिस्टोरिकल, जब आप पढ़ते हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा कि शिमला एग्रीमेंट, बट वो शिमला एग्रीमेंट इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट नाउ दिस शिमला एग्रीमेंट इज डिफरेंट। ओके, तो शिमला एग्रीमेंट 1972 एंड पंचशील 1954, जो कि चाइना और हमारे बीच में हुआ था। पंचशील का सिद्धांत जो हमने अडोप्ट किया था कि एक दूसरे की टेरिटरी में आप इंटरफेयर नहीं करेंगे, इंटरनल अफेयर नहीं चेंज नहीं करेंगे, टेरिटरी एक्सपांड नहीं करेंगे और एक दूसरे के रेस्पेक्ट करेंगे बॉर्डर्स की। ये सब चीज़ हमारे पंचशील जो है एग्रीमेंट के अंदर आते हैं, नेहरू जी के टाइम पर और चाइना के बीच में हुआ था, ठीक है। देन कारगिल वॉर, दिस इज सबसे लेटेस्ट, यही है 1999, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको लगा सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? तो सबसे पहले जो हमारा कुछ अकरेंस हुआ है वो पंचशील है, तो डी सबसे पहले आएगा। तो डी यहाँ पर सबसे पहले आ गया, हो गया, यहीं से 1954 हो गया ना हमारा, यहीं से आंसर हमें मिल गया, डी मेरा आंसर आ गया आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question on your screen is that according to McIver, है ना, मैकाइवर के अनुसार in the so far as force generated within human society, यहाँ से सवाल का आंसर मिलेगा आपको, ध्यान रखना। ऑप्शन, एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं आज आपको, ऑप्शन जो है ना किसी भी क्वेश्चन को बहुत मुश्किल बनाते हैं और बहुत आसान बनाते हैं। ऑप्शन, क्वेश्चन खुद अपने आप में इतना डिफिकल्ट नहीं होता है जितना कि उसको ऑप्शन उसका डिफिकल्ट और ईजी बनाते हैं। इसके लिए एग्जांपल मैं आपको जैसे देना चाहूँ, जैसे कि मैं आपसे अभी पूछूं, ऑल ऑफ सडन आपसे पूछूं ऐसे ही कि यहाँ से बताइए जुपिटर की कितना किलोमीटर पर है, अर्थ से जुपिटर कितने किलोमीटर का डिस्टेंस है। मैं आपसे सडन क्वेश्चन पूछ लिया, अभी आपको लगा क्वेश्चन है शायद मुझे नहीं पता, लेकिन अब जो इसको टफ और इजी बनाने वाली चीज़ें हैं वो इसके ऑप्शन होंगे। आपके ऑप्शन में देता हूँ, जैसे एग्जाम्पल ऑप्शन में देता हूँ, पहला 5 किलोमीटर, ऑप्शन बी आपको देता हूँ 10 किलोमीटर, ऑप्शन सी मैं आपको देता हूँ 75 किलोमीटर, और ऑप्शन डी, अब मैं शायद ना भी लूँ ना, ऑप्शन डी ना भी लिखूँ ना, तो आप ऑप्शन डी की तरफ ही चले जाएंगे। एम आई राइट? एम आई राइट? क्योंकि आपको पता है कि 5 नहीं है, 10 नहीं है, 15 नहीं है, 75 नहीं, लेकिन आपको ये भी नहीं पता है कितना है। अब मैं यहाँ पर लिख दूँ 2,03,050, इतना कुछ भी एक संख्या लिख दूँ तो आप सीधा जस्टिफाई इसको कर जाएंगे। आप समझ में आ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि आपको जो क्वेश्चन जो भी आपसे पूछा जाता है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं भी आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हम वहाँ पैनिक कर जाते हैं बहुत। थैंक यू आकाश। तो हम वहाँ पैनिक कर जाते हैं, तो हमें क्वेश्चन समझ में आता है लेकिन ऑप्शन हम गलत करके आ जाते हैं, और या फिर ऑप्शन पढ़ते पढ़ते हम कन्फ्यूजन हमारे होने लगती है हमें कि क्या हो सकता है। तो किसी भी क्वेश्चन को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अनुसार अगर मैं बात करूँ, एमसीक्यूज के अकॉर्डिंग मैं बात करूँ आपसे, तो हमारा जो क्वेश्चन को डिफिकल्ट और ईजी बनाने वाला जो फैक्टर है वो है दिए गए उसके ऑप्शन, राइट। जैसे 5 किलोमीटर आप इजीली कह देंगे नहीं है, 5 तो नहीं है, 10 भी नहीं है, 75 तो बिल्कुल भी नहीं है। तो डी ऑप्शन में ना भी लिखूं तो भी आप समझेंगे कि हाँ ये कुछ 2,75,345 कुछ समथिंग किलोमीटर कुछ बैठ रहा है, यही है, ठीक है। तो इस तरीके से भी हमें समझना होता है क्वेश्चन को, एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करने से पहले। तो ये कुछ बहुत छोटी लेकिन बहुत फायदेमंद चीज़ें हैं जो हमको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमें एग्जाम में पैनिक भी नहीं करना है और ऑप्शन को जरूर समझना है। इसलिए मैं आपके सामने देखो खाली सिर्फ ये नहीं बता रहा हूँ कि इसका आंसर ये कर दो सोशल सिलेक्शन और मैं आगे बढ़ जाता हूँ, नो। मैं आपको बता रहा हूँ नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूँ एलिमिनेशन क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूँ एब्जॉर्प्शन क्या होता है। उससे क्या होगा, उससे ये होगा फ्यूचर में फिर क्वेश्चन अगर फ्रेम हो जाता है इन्हीं ऑप्शन से तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, राइट, आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसलिए मैं सब चीजें आपको बताता चल रहा हूँ, ठीक है। अब पढ़ते हैं, यहाँ पर देखो क्वेश्चन इसलिए पढ़ना भी जरूरी है। विद इन ह्यूमन सोसाइटीज एंड ऑपरेटिंग सोशल रिलेशन थ्रू सोशल रिलेशनशिप creates condition which affects the reproduction and survival rates of the population as whole and differentially the various groups within it, we can term the process is social selection. That is social selection because हम ह्यूमन सोसाइटी की बात कर रहे हैं, सोशल रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। नेचुरल सिलेक्शन इज डिफरेंट थिंग, इट्स अ नेचुरल फिनोमिना, नेचुरल फिनोमिना। सोशल सिलेक्शन इज ए नेचुरल फिनोमिना। अगर आपने चार्ल्स डार्विन की थ्योरी पढ़ी है तो वहां पर नेचुरल सिलेक्शन की बात की गई है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिटेस्ट होगा वो सर्वाइव कर पाएगा, जो सर्वाइव करेगा, जो फिट होगा वही सर्वाइव कर पाएगा। तो वो बोलते हैं सर्वाइवल ऑफ द
फिटेस्ट हम उसको बोल देते हैं, ठीक है। तो वो नेचुरल सिलेक्शन हो गया। लेकिन यहाँ पर जब ह्यूमन सोसाइटी, सोशल रिलेशनशिप, रिप्रोडक्शन, सर्वाइवल रेट्स, इन सब की जब बात आ रही है तो वहां पर हमारा आंसर क्या होगा? सोशल सिलेक्शन, ठीक है। एलिमिनेशन का मतलब होता है किसी चीज को हम घटा रहे हैं, जैसे यहाँ पर देखो रिमूवल या नॉट मैचिंग डेफिनेशन, ये नॉट मैचिंग डेफिनेशन इसके साथ। एब्जॉर्बन एसिमिलेट कर लेना, एब्जॉर्ब कर लेना किसी को, एसिमिलेट कर लेना। एसिमिलेट से हमने कल्चरल टर्म भी है असिमिलेशन, जिससे मैंने आपको बताया था, ठीक है। इसी तरीके से नेचुरल सिलेक्शन, सोशल सिलेक्शन, एलिमिनेशन एंड एब्जॉर्प्शन। आई होप ये आपको चीजें समझ में आई है। नहीं आई है तो मुझे आप बताइए, मैं रिपीट करता हूँ। ये चारों सब टर्म आपको समझ में आया? क्योंकि फ्यूचर में फिर से क्वेश्चन फ्रेम होने के चांसेस है यहाँ पर। नेचुरल सिलेक्शन, ओके, आकाश को समझ में आया, करण को समझ में आया, सना को समझ में आया, ग्रेट। सोहम, आर यू हियर? सोहम, सिमरन, स्वास्वती, आर यू हियर? सर एक बार और समझा दो थोड़ा सा ब्रीफली। ओके, श्योर। देखो मैंने आपको बोला कि जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि क्वेश्चन को हमें समझने में डिफिकल्टी हो, क्वेश्चन ही है जो उसके क्वेश्चन को जो इजी और टफ बनाता है वो बनाता है उसके ऑप्शन। शुरू में मैंने ये बताया, ओके। सो हम शुरू में मैंने बताया कि आपको जो क्वेश्चन है उसको इजी और हार्ड जो बनाता है वो उसके ऑप्शन बनाते हैं, ठीक। हमें नहीं पता मैकेवर कौन है, हमने आज तक नहीं पढ़ा उसको, मैकाइवर को कौन है ये, ठीक है। सोशियोलॉजी का है, साइकोलॉजी का है, वी डोंट नो। बट उसने क्या बहुत बोली, हमने यहाँ पर जो टर्म यहाँ पर लिखे थे, जैसे यहाँ पर लिखा विद इन ह्यूमन सोसाइटी, ठीक। यहाँ पर उन्होंने बोला ऑपरेटिंग थ्रू सोशल रिलेशनशिप क्रिएट्स कंडीशन, कैसी कंडीशन? जो अफेक्ट करती हैं रिप्रोडक्शन को, सर्वाइवल रेट्स को किसी भी पॉपुलेशन के, और डिफरेंशियली वेरियस ग्रुप विद इन इट। तो वी टर्म कॉल इज सोशल सिलेक्शन, है ना। वी कॉल्ड इट सोशल सिलेक्शन, क्योंकि समाज के लोगों के द्वारा जो ह्यूमन रिलेशनशिप है उनके बिहाफ पर, देखो सोशल सिलेक्शन का मतलब कि हम पर्टिकुलर किसी एक ग्रुप से बिलोंग करते हैं, पर्टिकुलर एक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते हैं, पर्टिकुलर एक रिलीजन से बिलोंग करते हैं। जब हम इसके बिहाफ पर सिलेक्शन करते हैं, am I क्लियर टू यू? जब हम उसके बिहाफ पर हम सिलेक्शन करते हैं लोगों का कि किससे हमारी दोस्ती होगी, किसके साथ हम बिजनेस करेंगे, किसके साथ हम रह सकते हैं, ये सब जब हम अपने सोशल फैब्रिक जो हमारे सोसाइटी का है उसके हिसाब से जब हम चीज़ों को सेलेक्ट करते हैं, दैट्स कॉल्ड सोशल सिलेक्शन। हमें नहीं पता था मैकेवर के अकॉर्डिंग ये क्या है, लेकिन हमें ऑप्शन ने उसको इजी बना दिया, क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन ये नहीं है। नेचुरल सिलेक्शन होता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, नेचुरल फिनोमिना। अगर हम सर्वाइव करने लायक होंगे, अभी फॉर एग्जांपल अभी अर्थ का टेम्परेचर 100 डिग्री हो जाए, अर्थ का टेम्परेचर अगर 100 डिग्री हो जाए तो वो हमारे नेचर, हमारा जो फिजिक है, हमारे जो बायोलॉजिकल हमारा जो शरीर है वो उसको अडेप्ट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। स्टारवेशन हो जाए, कुछ खाने के लिए ना बचे, सिर्फ हमें घास फूस ही खाना पड़े, मतलब घास लिटरली वाली घास ही खानी पड़े, ठीक है। तो हम अगर उसको खा पा रहे हैं, डाइजेस्ट कर पा रहे हैं, तो उस टाइम वो नेचुरल चीज़ें हैं। नेचुरल सिलेक्शन, जैसे आपने चार्ल्स डार्विन की थ्योरी पढ़ी होगी, इसमें सिलेक्शन की, नेचुरल सिलेक्शन की बात करते हैं वो, और नेचुरल साथ ही साथ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात करते हैं, तो वो नेचुरल सिलेक्शन पे जाएगा। तो इससे हमारा ऑप्शन नहीं होगा। तो मैं आपको इसलिए भी ये समझा रहा हूँ ताकि फ्यूचर में क्वेश्चन दोबारा बन सकता है, तो ये टर्म आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मैकेवर तो हमारा यही है सोशल सिलेक्शन। एलिमिनेशन ये कि हम किसी को रिमूव कर देते हैं, कहीं किसी एलिमिनेट करना किसी को, और एब्जॉर्प्शन मतलब किसी को एब्जॉर्ब कर लेना। कोई हमने ये टर्म आपको असिमिलेशन एक टर्म है, कल्चरल में पढ़ाई बताया था मैंने लास्ट टाइम। अभी कुछ क्वेश्चंस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और वो मेरे पास रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, मैं उनको अभी थोड़ा सा एडिट करके आपको मैं अपलोड करूंगा, उसको लिंक दे दूंगा ताकि आप जो अभी ज्वाइन किए हैं रिसेंटली उनको फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और आज की थर्ड क्लास है, आज हम इस क्वेश्चन पेपर को बिल्कुल फिनिश कर देंगे और आगे अदर क्वेश्चन की तरफ, अदर कॉन्सेप्ट्स की तरफ हम बढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो सो हम समझ में आया आपको नेचुरल सिलेक्शन, सोशल सिलेक्शन, एलिमिनेशन और ऑब्जर्वेशन। ओके, गुड, थैंक यू, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर भी लिखा नेचुरल सिलेक्शन बाय नेचर, है ना, आउटसाइड सोसाइटी, इसमें सोसाइटी ह्यूमन बीइंग का इंटरफेयर नहीं है, ठीक है, उसी तरीके से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वी आर गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ कोऑपरेशन एंड कंपटीशन, जो डिटर्मिनेंट करते हैं, जो फैक्टर्स हैं, किसके फैक्टर? कोऑपरेशन के फैक्टर और कंपटीशन के फैक्टर। एक तो रिवॉर्ड स्ट्रक्चर ऑब्वियसली होगा, जहां ए नहीं है उसे एलिमिनेट कर दो, तो ये सभी में ही है, ठीक है। उसके बाद अगला हम देखें इंट्रापर्सनल नहीं है, इंट्रापर्सनल को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, वो इंटरपर्सनल है, इंट्रा नहीं है। इंट्रा का मतलब होता है कि हमारा खुद का खुद में, स्वयं। इंट्रा और इंट्रा स्टेट, जैसे तुमने सुना होगा इंट्रा स्टेट, जैसे फॉर एग्जांपल मैं दिल्ली की बात करूं
तो दिल्ली के अंदर जो भी विद इन एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो सब इंट्रा स्टेट है, लेकिन अगर वो यूपी और इधर हरियाणा इनके बीच में अगर ट्रांजेक्शन हो रहा है किसी चीज़ का तो वो इंटर स्टेट हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे इंटरपर्सनल है, क्योंकि हम कोऑपरेशन और कंपटीशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा इंटरपर्सनल और इंटरपर्सनल हो गया, ये डिटर्मिनेंट्स हैं कोऑपरेशन के। तो सी कंफर्म है, जहां सी नहीं है उसको एलिमिनेट कर देते हैं, यहाँ पर सी नहीं है तो इसको हमने एलिमिनेट कर दिया। रेसिप्रोसिटी, रेसिप्रोसिटी क्या होती है कि कोई चीज हम किसी को दें बदले में वो भी हमें कुछ दे। एक थ्योरी हो रहा है सोशल एक्सचेंज थ्योरी। तो सोशल एक्सचेंज थ्योरी के अंदर यही बोला गया है कि आप भी जब देखेंगे कि आप किसी के साथ कम्युनिटी में सोसाइटी में क्लासरूम में अपने बिजनेस में मार्केट में सब जब किसी के साथ आप रिलेशन बिल्ड करते हैं तो वहाँ पर रेसिप्रोसिटी होती है, मतलब आप कुछ देते हैं तो वो बदले में आपको भी कुछ मिलता है। अगर कहीं से वन वे ही चल रहा है तो वो ज़्यादा लंबा सस्टेन नहीं कर पाता। ठीक है, तो कोऑपरेशन और कंपटीशन में रेसिप्रोसिटी भी जरूरी है। अगर डी कहीं नहीं है तो उसको एलिमिनेट कर देते हैं, डी यहाँ पर नहीं इसको एलिमिनेट कर देते हैं, डी यहाँ पर नहीं इसको एलिमिनेट कर देते हैं, तो हमारा आंसर आ गया ए सी डी। ये हो गया रिवॉर्ड स्ट्रक्चर, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एंड रेसिप्रोसिटी। ओके, ये समझ में आया आपको? आपके जो डिटर्मिनेंट्स हैं, जो फैक्टर्स हैं, these are the factors that determines the cooperation and competition. Which one? Reward structure, मतलब आपको मिलेगा क्या, कोऑपरेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, कंपटीशन करेंगे तो क्या मिलेगा। देन उसके बाद इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, दो लोगों के बीच में, दो अलग अलग एंटिटी के बीच में कम्युनिकेट होना। देन रेसिप्रोसिटी, अगर आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो बदले में आपके लिए भी कुछ आना चाहिए, वरना वो ज़्यादा लंबे सस्टेन नहीं कर पाता है, वो कुछ भी चीज़ें हों। ठीक है, तो ये सब क्या है, कोऑपरेशन और कंपटीशन के डिटर्मिनेंट से उन्होंने पूछ लिया, बेसिक कॉमन सेंस से भी आप इसको कर सकते थे। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है इंटरनल कॉजेज ऑफ सोशल चेंज। सोशल चेंज अपने आप में सोशल वर्कर को भी बोला जाता है, सोशल वर्कर इज अ सोशल चेंज एजेंट, है ना। तो सोशल चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। सो चेंज जो है कांस्टेंट है, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट कहते हैं सब, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। तो आप चेंज को नहीं रोक सकते, चेंज इज इनएविटेबल। अभी देखिए, आप अभी की सोसाइटी के पैटर्न को देखिए और अब से 50 साल पहले की सोसाइटी के पैटर्न को देखिए और आने वाले इमेजिन कीजिए 50 ईयर्स को, तो क्या आपको लग रहा है कि जैसा आज है ऐसा 50 ईयर्स लेटर भी यही रहेगा? नहीं, चेंज होगा, चेंज होंगे, फैक्टर्स चेंज होंगे, सोशल इंस्टीट्यूशंस के मीनिंग्स चेंज होंगे, उनके एसेंस चेंज होंगे, उनकी इंपॉर्टेंस चेंज होगी, तो चेंज होगा। ठीक है, लेकिन उन्होंने पूछा डू नॉट इंक्लूड, ऐसी क्या चीज है सोशल कोज के लिए जो इंक्लूड नहीं होती? जैसे स्ट्रेन एंड कन्फ्लिक्ट, ऑब्वियसली ये तो कारण है, इसको हम एक्सक्लूड नहीं कर सकते, है ना, ये कारण है, तो इसको तो हम रखना होगा। ठीक है, सोशल प्रॉब्लम्स लाइक पॉवर्टी, लाइक इलिटरेसी, लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, है ना, इस तरीके की जो चीज़ें हैं, पॉपुलेशन भी एक तरीके की अपने आप में एक प्रॉब्लम है, सोशल प्रॉब्लम है। तो ये सब चीज़ें भी कारण बनती हैं किसका, सोशल चेंज का। जब कन्फ्लिक्ट होता है दो ग्रुप के अंदर रिसोर्सेज को लेकर, तो भी हमारा सोशल चेंज होता है, सोशल फैब्रिक चेंज होता है। उसके अलग अलग नाम है, रेवोल्यूशन, मूवमेंट, लेकिन वो वेरी करता है। इसके मैंने लास्ट क्लास में बताया था सभी को, डेफिनेशन में मीनिंग भी डिफरेंस के साथ बताया था कि सोशल मूवमेंट क्या होता है, सोशल रिफॉर्म क्या होता है और रेवोल्यूशन क्या होता है। हम बहुत सारे टर्म्स इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, बट देयर आर डिफरेंस बिटवीन द सोशल चेंज और डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट एंड रिफॉर्म एंड रेवोल्यूशन। Okay, so this is the reason for social change, strain and conflict, and the social problem is also one of the biggest factor to bring change in the society. The cause could be anyone, like I have told you that about poverty, illiteracy, unemployment, overpopulation, migration, etc. These are the social problems. Okay, so this is the change, this is the factor or cause of change, social change, so we must include it. Then cultural change, obviously when the culture change, you can see the social change, you can see the changes in social institutions, you can see the changes in people's behavior and many more things. When culture, like हमारा एशियन कल्चर है, उसमें वेस्टर्न कल्चर का इन्वाइब हुआ है, तो हमारे पैटर्न बहुत सारे चेंज हुए हैं देखने में, लाइफ में, हमारे पहनने का तरीका, हमारा चीज़ों का ड्रेसेस में, हमारे इवन खान पान में, हमारे सोचने के तरीके में, एंड मैनी मोर थिंग्स हैज़ बीन चेंज ड्यू टू कल्चरल चेंज, है ना।
अब उनने पूछा है कि क्या इंक्लूड नहीं करता। ये मैं आपको इसलिए बता के चला हूँ ताकि मैं सोशल चेंज के ऊपर एक कल को मैं टॉपिक पे बात करूँ या फिर कल से फिर क्वेश्चन कोई आता है सोशल चेंज के ऊपर तो आप उसको समझ सकें। मैं इसलिए आपको ये सब चीज़ समझा रहा हूँ। और सोशल चेंज के ऊपर मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो भी बनाई हुई है, तो यू कैन सर्च ऑन माई वीडियो सेक्शन ऑल्सो ऑन यूट्यूब। ओके, तो स्ट्रेन इज अ फैक्टर ऑफ सोशल चेंज, सोशल प्रॉब्लम इज अ फैक्टर ऑफ सोशल चेंज एंड कल्चरल चेंज इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ सोशल चेंज। बट द थिंग इज एनेक्सेशन, मतलब कब्जा कर लेना, ऑक्यूपाई कर लेना। दिस इज नॉट द बिगेस्ट और दिस इज नॉट द इंटरनल कॉज ऑफ सोशल चेंज। ये एक्सटर्नल होता है, बाहरी तरीके से हो। ठीक है, आई होप आप समझे सोशल चेंज क्या है क्या नहीं है। ठीक है, ओके। Now we are moving forward toward the next question, that is the which pulmonary irritant is usually found in the air pollution, that is sulfur oxide। बेसिक क्वेश्चन है, बट कभी कभी आपको लगेगा वी आर हेयर फॉर MSW एग्जाम, सोशल वर्क एग्जाम, and we have studied the sociology, psychology, and why they are asking something like biological question, like this science questions, chemistry questions. They are asking nothing, they are asking but about the basic pulmonary system के मतलब आपको सांस लेने में जो समस्या पैदा करता है सल्फर ऑक्साइड। Even this question can you can categorize in this environment section also, like you have a unit environment concept, so वहाँ पर भी आपको ये pollution एक है, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, पोल्यूशन नाम से पूरा सब टॉपिक है आपका, तो उसमें भी काउंट कर सकते हैं, तो पैनिक नहीं होना है। ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर ऑन स्क्रीन, दैट इज इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, है ना। यू कैन सी दिस क्वेश्चन is most important because you will understand the differentiate between social defense, social service, social security and social welfare. In my recent videos on my YouTube, I have discussed about the social welfare and social development. The most of the students use these terms interchangeably, the social welfare and social development. They think this is the same term, but there's a difference. And I have discussed this. Please go through my YouTube video section and watch it. Okay, it would help you to understand the concept and it would help you to clarify the concepts and it would help you in your examination and you will be able to eliminate the wrong options in the options in your examination. Okay, so this is the important for you. So what I am asking to you, please do accordingly, do it your conveniently. Okay, at your convenience. So social defense, अब डिफेंस की बात हो रही है, सोशल डिफेंस। बट डिफेंस में जो हमें करना है यहाँ पर प्रोटेक्ट करना है सोसाइटी को वेरी काइंड ऑफ डेवियंस रिजल्ट इनटू द सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। डेवियंस एक ऐसा बिहेवियर जो कि अनएप्रोप्रिएट है, नॉट इज इलीगल, नॉट इज अ क्राइम, बट इनएप्रोप्रिएट डेवियंस। लाइक अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको, लाइक हमारे घर में क्या है कि एक बार मेरे मामा बैठे हुए थे, है ना, ये मैं बना रहा हूँ खाट, ड्राइंग थोड़ी ख़राब है बट थोड़ा एडजस्ट करना प्लीज़, है ना। तो ये खाट जैसे मैंने कुछ बना दिया, कोट है ना, जिसको खाट समझ में नहीं आ रही है, कोट। ठीक है, तो ऐसे ही इसका इधर माना जाता है कि इधर ये क्या है, ये सरियाना है, हेड साइड है। ठीक है, और ये हमारा लेग साइड है। ठीक है, अब मैं क्या हुआ कि मैं यहाँ पर बैठा हुआ था, यहाँ दिस साइड हेड साइड की तरफ मैं यहाँ पर बैठा हुआ था। चलो मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। डेवियंस समझा रहा हूँ मैं, डिफेंस, सोशल डिफेंस नहीं समझा रहा हूँ, वरना फिर आप बोलोगे सोशल डिफेंस में बोलो। सोशल डिफेंस और डिफरेंट थिंग। तो यहाँ पर मैं बैठा हुआ था, ग्रीन कलर में आप देख सकते हो, यहाँ पर मैं बैठा हुआ था और जो मेरे मामा थे, मैटरनल अंकल, वो यहाँ पर बैठ गए थे आके। जस्ट मुश्किल से 30 सेकंड भी नहीं होंगे, मतलब हमें चेंज करने का भी मौका नहीं मिला। मैं थोड़ा अवेयर था बट उसी टाइम पे मेरे पापा ने देख लिया मुझे, उन्होंने मुझे डांट दिया, तुम्हें तमीज़ नहीं है, तुम्हें तहजीब नहीं है, बड़े तुम्हारे इधर की साइड बैठे हैं, तुम उस साइड बैठे हो। ठीक है, तो दिस वॉज द डेवियंस, दिस वॉज नॉट एप्रोप्रिएट बिहेवियर दैट माई मैटरनल अंकल शुड बी देयर एंड आई मस्ट बी देयर। ठीक है, आपको समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे? इफ यू गॉट इट यू कैन गिव मी थम्स अप, है ना। ठीक है, ओके ओके। सो दिस इज द डेवियंस। ऐसा तो नहीं है कि वो मेरे खिलाफ अब FIR हो जाएगी, है ना, ऐसा तो नहीं है कि मेरे खिलाफ अभी FIR हो जाएगी, मेरे मामा कर देंगे, पापा FIR कर देंगे मेरे खिलाफ, कैसे ऐसा हुआ था FIR लिखो, नहीं, अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं था बट। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड डेवियंस।
बट वो छोटे छोटे सोसाइटी में है, नॉर्म्स भी है, नॉर्म्स के बारे में आपने पढ़ा है, मोड्स के बारे में मैंने पढ़ाया है, तो वो सब चीज़ें भी आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। तो डेवियंस, इस तरीके की चीज़ें डेवियंस हो जाती है। तो हमें प्रोटेक्ट करने सोसाइटी फ्रॉम वेरी काइंड ऑफ डेवियंस रिजल्टिंग इनटू अ सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। अगर छोटे छोटे डेवियंस होते रहेंगे तो वो क्या लीड करेगा, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन लीड करेगा। ठीक है, तो उससे बचाने के लिए वी हैव अ सोशल डिफेंस। लाइक हमारा जो सोशल क्रिमिनल जस्टिस सोशल वर्क है, जैसे स्पेशलाइजेशन इन CJSW बोलते हैं उसको, CJSW, क्रिमिनल जस्टिस सोशल वर्क। ठीक है, तो वो सोशल डिफेंस पर ही मोस्टली वर्क करते हैं। ठीक, उसके साथ साथ सोशल सर्विस। A का 3 यहाँ पर देखना, आंसर तो हमें देखो ऐसे ही मिल जा रहा है यार। A का 3 यहाँ पर मिल गया यार, आंसर सभी मिल गया। और ज़्यादा B का 4 भी देख लेते हैं। सोशल सर्विस क्या कह रही है, प्रोवाइडेड बाय सोसाइटी टू इट्स मेंबर टू अनेबल देम टू डेवलप ऑप्टिमली एंड हेल्प देम फंक्शन इफेक्टिवली, दैट इज सोशल सर्विस। ओके, देन सोशल सिक्योरिटी, ऑप्शन 3, C का 1 यहाँ पर हो गया। सोशल सिक्योरिटी क्या है, कलेक्टिव एंडेवर्स मेड बाय पीपल इन सोसाइटी इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैटर एज ए मैटर ऑफ राइट, अधिकार, हक। ठीक है, दैट इज सोशल सिक्योरिटी। अभी बहुत सारी स्कीम्स जो हैं हमारी, कुछ स्कीम्स ऐसी हैं जो सोशल वेलफेयर के लिए है। मैं एग्जांपल से समझाऊंगा, आप समझ जाएंगे। समझाएं तो थम्स अप करना, ठीक है। सोशल वेलफेयर और सोशल सिक्योरिटी, सम स्कीम्स आर फॉर सोशल सिक्योरिटी, सम स्कीम्स आर रिलेटेड टू सोशल सिक्योरिटी और सोशल वेलफेयर। ठीक है, सोशल सिक्योरिटी एंड सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर में क्या है, बेसिक मिनिमम नीड्स must be fulfilled of every individual। ठीक है, दैट इज सोशल वेलफेयर। लाइक रोटी, कपड़ा और मकान, अभी के डेट में बोलते हैं डेटा ऑल्सो, इंटरनेट ऑल्सो, एक्सेस ऑफ इंटरनेट ऑल्सो, इट कम्स अंडर द बेसिक नेसेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू ग्रो हिमसेल्फ और हरसेल्फ। ठीक है, तो सोशल सिक्योरिटी के लिए अगर मैं सोशल वेलफेयर के लिए बोलूं, जैसे फॉर एग्जांपल प्रधानमंत्री आवास योजना, घर की बात करी, प्रधानमंत्री मनरेगा की जो 2005 की गारंटी स्कीम है, वो भी किसके अंतर्गत आ रही है, सोशल वेलफेयर के अंतर्गत। और साथ ही साथ हमारी है, साथ ही इसके साथ में और बोलूं, आवास हो गया, और उसके अलावा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भी, या राशन की जो योजना है, PDS स्कीम आपने सुना होगा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, PDS। तो PDS के बारे में भी, ये कौन सी है, वेलफेयर के अंतर्गत आने वाली स्कीम है। लेकिन सोशल सिक्योरिटी कौन सी है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम वो स्कीम होती है जो कि वल्नरेबल कम्युनिटी, वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, उसके लिए, जैसे कि PWDs, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए कोई स्कीम चला देना, उनको 40% से, अगर ये क्वेश्चन बनता है ध्यान रखना, 40% से अगर अधिक किसी का बेंचमार्क डिसेबिलिटी है तो उसको सर्टिफिकेट मिले, और स्टेट जो रेस्पेक्टिव स्टेट्स हैं वो सब उसको क्या दे, उसको पेंशन दे। PWD दिव्यांग पेंशन बोलते हैं इसको। दिल्ली में 2025 है, 2500 है, लेकिन MP में, UP में ये 600 है, बहुत ही कम है, मतलब 600 है, नॉट 6600। ठीक है, और जैसे कि ये मैंने बताया आपको, उसी के साथ साथ विडो पेंशन ऑल्सो कम्स अंडर सोशल सिक्योरिटी, और ओल्ड एज पेंशन, दिस ऑल्सो कम्स अंडर सोशल सिक्योरिटी। So I hope you understand what I am telling you, what is difference between social security and social welfare, right? Now I think now you are able to differentiate between social security and social welfare. Okay, Akash got my point, Karan Simranjeet, Sana, okay, thank you. Okay, so now we can move forward. So like you can see the welfare automatically, देखो आप कर ही सकते हो, जब वेलफेयर के बारे में मैंने बताया आपको, तो अभी आप कर सकते हो। इसका आंसर क्या होगा, 4 होगा। एक चीज मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में यहाँ बता देना चाह रहा हूँ, मेरा क्या अभी भोपाल के लिए बस है 11 बजे करीब, तो मुझे थोड़ा सा प्रिपरेशन भी करना है उसका, आधे घंटे के लिए थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि थोड़ा स्पीडी में लेकर चलूँ। बाकी नेक्स्ट सेशन हम बहुत रिलैक्स होकर करेंगे, और अभी फेस्टिव सीजन भी आ रहा है, तो इसलिए मैंने मिड में ही रख लिया, ताकि आपको जो है कंटिन्यूटी आपकी बनी रहे। ठीक है, और हम PYQ एटलीस्ट कंप्लीट कर सके अपनी। ठीक है, आगे हम मिलते रहेंगे सेशंस में, कोई वरी नहीं। ठीक है, अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इन ईयर 1942। इसको आप याद रखना क्विट इंडिया मूवमेंट के याद से। क्विट इंडिया मूवमेंट जो था आपका, क्विट इंडिया मूवमेंट भी आपका 1942 में ही था, जिसमें डू और डाई का नारा दिया गया। ये भी पूछ सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, डू और डाई स्लोगन गिवन बाय विच मूवमेंट एंड इट वाज गिवन बाय हुम, इस तरीके के सवाल जो है पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो 1942 ये हो गया। देन उसके बाद है हमारा, दिस इज द
ड्यूरिंग इन्फेंसी एक चीज और मैं बताता चलूंगा आपको। इन्फेंसी मानी जाती है आपकी 0 to 28 डेज, प्रीनेटाल, सॉरी प्रीनेटाल, ठीक है। उसके बाद 28 दिन से लेकर आपके 18 महीने तक होती है आपकी इन्फेंसी। ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, ये इसलिए बोल रहा हूँ ताकि अगर नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन फ्रेम होता है इस तरीके से वो चीज़ें देते हैं तो आप यू कैन मार्क, यू कैन मैच द फॉलोइंग्स इजीली एंड यू विल बी एबल टू एलिमिनेट द ऑप्शंस ऑल्सो। तो इसलिए मैं आपको ये सभी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताता चल रहा हूँ। अभी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ड्यूरिंग इन्फेंसी as the motor control begins to spread from large gross muscle to fine muscle, it results in rapid increase in motor skill. Which skill? Motor skill development. मोटर मतलब वो घर की मोटर मत समझना, मोटर मतलब अगर मेरा हैंड भी इस तरीके से मूवमेंट कर रहा है तो इसको भी हम मोटर में काउंट करेंगे, ठीक है। मेरे लेग्स चल रहे हैं, मोटर में काउंट करेंगे। मेरी नेक इजीली वर्क कर पा रही है जितना इसको होना चाहिए, है ना, तो वो भी अप्रोप्रिएट है, मोटर में ही काउंट करेंगे, ठीक है। उसको मोटर स्किल्स डेवलपमेंट को हम बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये क्वेश्चन आगे आपके लिए, डिकोड द कंसेप्ट। अब मैं आप सबका पार्टिसिपेशन चाहूंगा फॉर अ वाइल। लाइक you give a social work keyword, I am giving social work keyword that is social justice. What is, you can see on your screen, social justice. प्लीज कोई भी ऐसा कोशिश मत करना कि कोई बुक की किताब की डेफिनेशन देने की कोशिश कर रहा है या फिर किसी ने कुछ सोचा है, कुछ देखा है तो उसके बारे में बताना शुरू कर रहा है। आपने सोशल जस्टिस जब आपके मन में आता है, बिल्कुल रो चाहिए, रो, जो आपका फर्स्ट थॉट ऑफ होता है अबाउट सोशल जस्टिस, तो मुझे वो जानना है। सो वन बाय वन हम कोशिश करेंगे एक सबसे पूछने का। सभी से मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी पार्टिसिपेट करेंगे और इस सेशन को 2 वे में बनाएंगे, नॉट इन सिंगल वे। मतलब मैं मोनोलॉग नहीं करना चाहता, इट मस्ट बी अ डायलॉग। सो मैं इसलिए कुछ स्लाइड्स इस तरीके से डालता हूं ताकि आपको भी मोनोटनस जैसा फील ना हो और आपका भी इंगेजमेंट लगा रहे, ठीक है। तो सोशल जस्टिस जब आप सुनते हैं टर्म, तो सबसे पहला आपके मन में क्या शब्द आते हैं या क्या चीज आती है, या एक रो डेफिनेशन भी आप कुछ देना चाहें तो यू कैन टेल मी, यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ, यू कैन टेक्स्ट मी, यू टेक्स्ट नॉट पर्सनली बट इन दिस चैट, ओके। सो आई होप you are going to text. Is there anyone who want to unmute him or herself? Who wants? Yes, Sana, please. Equity and equality. Equity and equality. Okay, good. Equity and equality. Okay, good one. Anyone else? सोशल जस्टिस जब भी आप सुनते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं सामाजिक न्याय, गिविंग एवरीवन इक्वल राइट्स, चांसेस, फेयर ट्रीटमेंट। वेल सेड, बहुत अच्छा बोला आपने। एनीवन? करण? यस सना? Distributive justice. डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, गुड वन। एनीवन एल्स? एनीवन? सो हम करण, सरस्वती, प्लीज पार्टिसिपेट। यहाँ पर राइट रॉन्ग कुछ नहीं है, यहाँ पर आपकी रो फीलिंग, रो सेंसेशन, जो आपकी रो इमेजिनेशन है वो जानना है, और हमें भी पता लगेगा, आपको भी पता लगेगा सोशल जस्टिस क्या है, हम क्या समझते हैं, क्योंकि इसके बारे में एक अपकमिंग में वीडियोस लेकर आ रहा हूँ। जस्टिस इन वेल्थ, अपॉर्चुनिटी एंड प्रिविलेजेस। ओके आकाश, ओके। जस्ट आकाश ने बोला है, हिमानी ने गिविंग एवरीवन इक्वल राइट्स, चांसेस, फेयर ट्रीटमेंट। आकाश दे बोलते हैं जस्टिस इन वेल्थ, अपॉर्चुनिटीज एंड प्रिविलेजेस। ओके, ग्रेट। सना ने बोला इक्विटी, इक्वालिटी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। डिस्ट्रीब्यूशन माइंड में नहीं आ रहा है सर, ओके, कोई बात नहीं, ये भी आपने बोला, अच्छा लगा। मीन्स यू आर पार्टिसिपेटिंग, है ना। अभी जो ये सब बोल रहे हैं उनसे सहमत करते हैं आप, या कुछ ऐड करना चाहते हैं तो यू कैन ऐड। Human rights, Simranjit, okay. Human rights also comes under social justice. Okay, good. Human rights, मानव अधिकार, human rights. Human rights are the extension version of natural rights. Human rights
are the extension version of natural rights. Do you agree? Do you agree? But the first thing you want to know that what are natural rights. According to John Locke, life, liberty, and property are the natural rights. Right? Natural rights. And according to I'm forgetting his name. He said that the human rights are the extension version of natural rights. Andre Haywood said human rights are the extension version of natural rights. Only Akash is agreeing with it. Anyone else who is agree with Andre Haywood? Not with me, because it's not my code. So Andre Haywood also, he's well said. Extension version of natural rights. Great. Anyone else wants to say something about social justice? जस्टिस जो है ना, सिर्फ हमें ये लगता है कि जस्टिस सिर्फ हमारे कोर्ट रूम्स में ही होता है, ये जज का काम है जस्टिस देने का, तो बट नो, जस्टिस की लेयर्स हैं. जस्टिस इज अ एब्स्ट्रैक्ट, बट देयर आर टूल्स टू एक्सट्रैक्ट द जस्टिस. ठीक है. अभी कोई ऐसा जिसने पार्टिसिपेट नहीं किया इस पे, सोशल जस्टिस पे? स्वास्थवती. इवन यू कैन राइट लाइक करण सर. अभी याद नहीं आ रहा सर, अभी समझ नहीं आ रहा सर. यू कैन से, यू कैन थिंक अबाउट इट लेटर, है ना. यू कैन टेक्स्ट मी ऑन व्हाट्सएप ग्रुप दैट नाउ आई फाउंड दैट सोशल जस्टिस इज दिस. ओके ओके. शैल आई मूव? ओके करण. ओके मानी. ओके. Now I'm moving forward. The next question on your screen is, which of the following are related to conflict theory? Conflict theory is related to whom? Karl Marx. मुझे लगता है बहुत लोग ऐसे हैं यहाँ पर इस ग्रुप में जो कार्ल मार्क्स को जानते होंगे, या ऐसा नहीं है कि उन्होंने ये नाम पहली बार सुना है. Is there anyone who have heard this name first time? Karl Marx. And not familiar about his theory, conflict theory, communism, class struggle, surplus value, bourgeoisie, proletariat, and many words are related to whom? Related to Karl Marx. No one else. मैंने हर किसी ने सुना है, हर किसी ने जाना है. Okay, that's good. अब वो पूछ रहे हैं कि इसमें से conflict theory रिलेटेड पूछा है. conflict theory, collective consciousness is not related to conflict theory, so we can eliminate it. Option 4 right. good. आकाश ने इसका आंसर दे दिया. ग्रेट. आंसर दे दिया इसका क्लास कॉन्शियसनेस एंड सरप्लस वैल्यू. कार्ल मार्क्स पे अच्छे से बात हो सकती है. बहुत, he was rational thinker in Germany, and he read the book Das Kapital, and he said कि कैपिटलिज्म जो है वो शोषण करता है लोगों का, रिसोर्सेज का. और वो कहता है ये तब बढ़ा है जब सरप्लस वैल्यू हुआ है. पहले एग्रीकल्चर, पहले वो पैटर्न बताते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा डिटेल में चले जाएंगे. अभी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ बस. कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं? क्लास कॉन्शियसनेस, और इसके बारे में बात करते हैं सरप्लस वैल्यू के बारे में पहले. ठीक है. तो क्लास कॉन्शियसनेस के बारे में बात करते हैं कि हमें क्लास कॉन्शियसनेस होना पड़ेगा कि हमारी क्लास कौन सी है. हम बुर्जुइजी हैं या हम प्रोलेटेरिएट हैं. प्रोलेटेरिएट मतलब लेबर, मजदूर किस्म के लोग, स्ट्रेटा के लोग. बुर्जुइजी जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं. इनके पास पावर है, कैपिटल पावर है. ठीक है. इनके पास इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की जो सरप्लस वैल्यू हुई है उसका इनके पास पैसा है. वो सब इन्होंने कैसे कमाया? इनका एक्सप्लॉइटेशन करके. ठीक है. और कार्ल मार्क्स जो कहते हैं कि वो कहते हैं कि सब कुछ जो इकोनॉमी पर बेस्ड है, इकोनॉमी, ये सिर्फ इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं. इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर, जिसके बारे में ये बेस बनाते हैं. कहते हैं कि इसके हिसाब से हिस्ट्री की चीज़ों को बताते हैं किस तरीके से सरप्लस वैल्यू आने की वजह से ये
कुछ लोगों ने फिर मीन्स ऑफ कंट्रोल किया, फिर जो अदर लोग थे उनको प्रोलेटेरिएट बनाया और उनका अब तक शोषण करते आ रहे हैं और ये और अमीर होते जा रहे हैं और ये गरीब होते जा रहे हैं, जो कि आज भी हम देखने को मिल रहा है। एक टर्म और है, बहुत प्यारा टर्म है, जिसको बोलते हैं नेक्सस बोलते हैं ना, पॉलिटिक्स और जब हमारी पॉलिटिक्स और बिजनेस क्लास बुर्जुआजी के बीच में जब नेक्सस हो जाता है उसको बोलते हैं क्रोनी कैपिटलिज्म। क्रोनी कैपिटलिज्म आप आइडेंटिफाई करें आज की डेट में कि क्या है ये नेक्सस हो जाना किसके बीच में। एक तो बिगेस्ट प्लेयर्स, जो भी इकोनॉमी में बिगेस्ट प्लेयर्स हैं उनके बीच में, साथ ही जो हमारी गवर्नमेंट के जो प्लेयर्स हैं वो, इन दोनों के बीच में जब नेक्सस हो जाता है, इनके अकॉर्डिंग ये पॉलिसीज लाते हैं और ये इनको फंड करते हैं, तब ये नेक्सस बन जाता है, तो बहुत डेडली कॉम्बिनेशन हो जाता है जनता के लिए, क्योंकि ये सब एक दूसरे के लिए हेल्प कर रहे होते हैं और सभी इसमें पिसते हैं। तो इन दोनों का जो नेक्सस हो जाता है तो वो बहुत डेडली होता है इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से, और डेमोक्रेटिक वैल्यूज डिग्रेड होती हैं और मैनी मोर थिंग्स आर देयर। ठीक है, दैट इज द टर्म इज क्रोनी कैपिटलिज्म, है ना, नेक्सस बिटवीन पॉलिटिक्स एंड बिजनेस क्लास, और वी कैन से द बुर्जुआजी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कार्ल मार्क्स। ठीक, तो इसलिए बात करें। साथ ही साथ एक चीज और कहते हैं, थीसिस, एंटीथेसिस, देन सिंथेसिस। ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ। लाइक ये कहते हैं किसी का कुछ आइडिया है, वो एक थीसिस है। किसी ने कोई आइडिया है, प्रपोज किया, दैट इज थीसिस। अब उसी के प्रपोज में किसी और ने आइडिया दिया जो कि उसके खिलाफ था, दैट इज एंटीथेसिस। ठीक, लेकिन इन दोनों के मिक्सअप से, मिलने से, आर्ग्यूमेंट होने से कोई जो नई चीज निकल के आई है, दैट इज कॉल्ड सिंथेसिस। सिंथेसिस, एक न्यू चीज आ जाना, एक नया कंसेप्ट आ जाना, दैट इज कॉल्ड सिंथेसिस। ठीक है, तो ये जब टर्म्स भी हमको पता होना चाहिए जब हम कार्ल मार्क्स या कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन द राइट आंसर इज डी, टी एन, बिकॉज सोशल रिचुअल इज नॉट रिलेटेड टू कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, नॉर्मलाइजेशन इज नॉट, सर इज इट राइट वे, एक सेकंड, आई डोंट, is it right to say that Karl Marx was supporter of subaltern class? That is another debate. We will go into it, Himani, definitely we will discuss about it. But मैं सोच रहा हूँ कुछ थिंकर्स जो है मैंने सेलेक्ट किए हैं, उनमें कार्ल मार्क्स भी एक है जिनके हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अभी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इनकी बात कर रहे हैं, क्वेश्चन अगर हम अभी एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, वरना डिस्कशन बहुत लंबा हो जाएगा। एज आई हैव टोल्ड यू दैट today is my journey towards Bhopal. It's now 400 kilometers away from this location. अभी क्वेश्चन भी बहुत हैं, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, अभी क्वेश्चन भी बहुत हैं। वी विल डिस्कस डेफिनेटली। ठीक है, ओके हिमानी, आई यू एग्री? वी विल डिस्कस। ओके, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन एंड अंडरस्टैंड माय सिचुएशन। ओके, सिख, अभी पूछते हैं सिख फेथ के बेस पर, on teachings on the of the dash gurus and the first gurus was and the last gurus was dash dash dash। अब इनका जो पूछना है, ये पूछना है कि सिख फेथ के अंदर जो बेस्ड ऑन टीचिंग जो कि 10th है, 10th गुरुज, द फर्स्ट गुरुज वाज गुरु नानक देव जी एंड द लास्ट वाज गुरु गोविंद सिंह। द सही राइट आंसर इज दिस, 10th गुरु नानक देव जी, गुरु नानक, देन देव जी, देन गुरु गोविंद सिंह जी। ओके, द राइट आंसर इज दैट, दिस। ओके, now we are moving forward. Another question, one man environment legal bridge is popularly known as designation। बहुत लोग इसमें वन मैन सुनेंगे, इन्वायरमेंट सुनेंगे तो एकदम भावुक हो जाएंगे और सीधा सुंदरलाल बहुगुणा को आंसर करके आ जाएंगे, बिकॉज यू हैव स्टडीड अबाउट चिपको मूवमेंट 1973 इन उत्तराखंड। सो वन मैन इन्वायरमेंट, ओके, सुंदरलाल बहुगुणा इज द राइट आंसर। नो, मेधा पाटकर, नो, अन्ना हजारे, नो, डेफिनेटली नॉट। The right answer is MC Mehta. He was advocate, and that was legal brigade. Legal brigade was. He was MC Mehta. Okay. He was related to corruption. सुंदरलाल बहुगुणा चिपको मूवमेंट in 1973. ठीक है। मेधा पाटकर नर्मदा बचाओ आंदोलन, सरदार सरोवर डैम। ठीक है, ये सब इनसे मेधा पाटकर जी से रिलेटेड है। आगे भी कुछ क्वेश्चन इससे आएंगे। ठीक है, नाउ दिस इज द क्वेश्चन, NFSAI नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। ये भी याद रखने की चीज है, ये भी याद रखो, नेक्स्ट टाइम दे कैन आस्क यू द ईयर, है ना।
2013, इस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखा जाता है। ठीक है, अब पूछ रहा है मिड डे मील स्कीम इट इज इम्पोर्टेंट प्रोग्राम, ओके। उससे फीड्स फ्यूचर नहीं। फूड फॉर लाइवलीहुड अंडर द मनरेगा, ये भी इसके अंतर्गत नहीं आता। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस इज इट सिग्निफिकेंट प्रोग्राम, ये सही है। जो आंगनबाड़ी में आप देखते हैं ना अभी जो बच्चों को खाना वगैरह मिलता है वो इसी स्कीम के अंतर्गत मिलता है। आपसे ICDS की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, तो ये भी आपको पता हो, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन इंक्लूड है? एक तो बच्चे बिलो 6 वाले, ठीक। उसके बाद लैक्टेंट मदर, ऐसी माएँ जो उनके बच्चे अभी छोटे हैं वो उनको दूध पिलाती हैं, ठीक है। और साथ ही पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन कवरिंग 75% रूरल एंड 50% अर्बन एरिया इन वन ऑफ द टारगेट, बिल्कुल सही। तो ADE इज द राइट आंसर। एज यू कैन सी ऑन स्क्रीन ADE इज द राइट आंसर, ओके। दिस इज द क्वेश्चन। Whoever has defined social movement as a collective effort to promote or resist change, कलेक्टिव एफर्ट करना है प्रमोट करने के लिए, रोकने के लिए चेंज को। हु हैज डिफाइंड द सोशल मूवमेंट? हॉटन एंड हंट। वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन, बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन था। पता है तो पता है, ना तो तुक्का लगाना पड़ेगा, ठीक है। बट एग्जाम के अंदर आपको ऐसे क्वेश्चंस को फ्लैग लगा के रखना है, अटेम्प्ट नहीं करना शुरू में, ठीक है। ये द फर्स्ट स्कूल ऑफ इंडियन सोशल वर्क वाज एस्टैब्लिश, तो हर जगह बार बार पूछ के थक गए, मतलब बता के इसको। 1936 टिस मुंबई, ठीक है, टिस मुंबई, जिसकी आप प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। गूगल फॉर्म में आपने काफ़ी ने लिखा है जो टिस मुंबई के लिए आप एम कर रहे हैं, ठीक है। अभी भी अकेडमी सोशल वर्क से काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो टिस मुंबई में, गुवाहाटी में, इवन तुलजापुर में, और हाँ तुलजापुर, मुंबई और गुवाहाटी, इनमें सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो आप भी यू कैन बी वन ऑफ देम इन द फ्यूचर, है ना। सो 1936 टिस मुंबई, ओके। अभी बहुत बेसिक सा और एक पॉलिटी का क्वेश्चन है। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाई अडल्ट वोटर्स ऑफ, अभी रिसेंटली हमारे यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन हुआ है। तो मैं आपसे छोटा सा आपको तकलीफ देना चाहूँगा, वो ये कि आप मुझे बताइए जो वाइस प्रेसिडेंट अभी करंट में हैं उनका नाम क्या है? इज देयर एनीवन हु कैन टेल मी? तो ये तो बिल्कुल ऑप्शन हटा ही दो आप, तो आपने और हमने तो वोट नहीं दिया उनको, तो इससे एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टेट असेंबली के लोग भी नहीं हैं, लोकल सेल्फ हम पंचायत से भी कोई नहीं गया, तो आंसर इसका बी है। बता सकते हैं, इज देयर एनीवन हु कैन टेल मी द नेम ऑफ द रिसेंट या करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? CP राधाकृष्णन, ओके, थैंक यू हिमानी, थैंक यू योर पार्टिसिपेशन, थैंक यू फॉर योर कॉन्ट्रीब्यूशन, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। दैट इज द लिस्ट। ये मैं कितनी बार डिस्कस कर चुका हूँ अपने PYQs में भी, अपने अदर वीडियोस में भी, और भी ये नोट्स में भी आपको दिख जाएगा, ठीक है। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, ब्रह्म समाज देव राजा राम मोहन राय, आर्य समाज दयानंद सरस्वती, द सर्वेंट ऑफ इंडिया गोपाल कृष्ण गोखले। क्या हमारे यहाँ पर पढ़ना सफल हुआ ये? हाँ, आंसर मिल गया हमें, लेकिन आपका ये होमवर्क है, प्लीज़ 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 कह के बोल रहा हूँ, ग्रुप में आप जरूर लिखना इसका, इनके ईयर और बताना आप मुझे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। रामकृष्ण मिशन, ब्रह्म समाज, आर्य समाज और सर्वेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। फॉर्म पर्सन तो ये है, इनसे रिलेटेड ये आ गया आपके सामने, बट मैं आपसे अब जानना चाहता हूँ ईयर। नेक्स्ट टाइम रीफ्रेम हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है। करेंगे ना आप? इसका आंसर मुझे ज़रूर देना आप। यूट्यूब जब हम क्लास ओवर हो जाएगी उसके बाद आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप जो बनाया है वो इसीलिए बनाया है, ठीक है आकाश, ठीक है। सभी करेंगे, मुझे उम्मीद है सभी मुझे इसका आंसर देंगे वहाँ पर। और एक सवाल अभी तक का जवाब नहीं आया मेरे पास, मैंने आपसे पूछा था फर्स्ट क्लास के अंदर, मुझे याद आ गया, पॉन्ड वर्सेज लेक, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पॉन्ड एंड लेक? आई आस्क यू, डू यू रिमेंबर? पॉन्ड वर्सेस लेक, पॉन्ड और लेक में क्या डिफरेंस होता है, मैंने आपसे पूछा था। ये 2 सवाल हो गए आपके पास, प्लीज़ इनका मुझे आंसर देना आप कहाँ पर? यूट्यूब, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे इस क्लास सेशन के बाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इम्पोज एन अपर लिमिट, यहाँ से ध्यान से सुनना, यहीं से आंसर आ जा रहा है आपके पास। अपर लिमिट ऑन द अमाउंट की बात कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ लैंड दैट कैन बी ओन बाय अ पर्टिकुलर फैमिली, एक फैमिली के द्वारा सिर्फ पर्टिकुलर अमाउंट नहीं, पर्टिकुलर मात्रा, वो बीघा हो सकती है, बीघा में ही मोस्टली कवर करते हैं, बीघा एंड ऑल, तो उसमें कवर करते हैं। देन यू कैन
सी जो लिमिट लगाती है वो कौन सा एक्ट है, दैट इज लैंड सीलिंग एक्ट। ये आपने पढ़ा भी होगा, लैंड सीलिंग एक्ट। ठीक है, तो ये इसके बारे में आप जरूर पढ़ना। डिलिमिटेशन कमीशन, ये डिलिमिटेशन लॉ नहीं है, डिलिमिटेशन कमीशन है एक, जो भी 2026 में आएगा, लागू होगा। वो क्या है कि वो जो हमारी पार्लियामेंट की जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है ना, जहां पर से हमारे सांसद चुन के आते हैं, अभी हमारा 545 है ना, 545 है। अब आपको पता है कि संख्या बढ़ने वाली है, ये 1200 समथिंग जाने वाली है, 1280 1280 समथिंग कुछ ही जाने वाली है, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों को मिला के, क्योंकि 800 प्लस तो आपके 800 प्लस तो आपके रहेंगे लोकसभा से, और 400 प्लस के करीब रहेंगे, 400 समथिंग रहेंगे आपके राज्यसभा से। ठीक है, इतने इतने पार्टिसिपेंट सांसद अब बनेंगे आगे फ्यूचर में, तो उसके लिए डिलिमिटेशन कमीशन होता है, 2026 में वो आएगा। और लास्ट वो 1986 और समथिंग में आया था। तो उसी के बिहाफ पर आज तक भी जो हमारी एक सांसद की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो उसी के बिहाफ पर बनी हुई है। ठीक है, कौन किस क्षेत्र तक सांसद रहेगा, किसका कौन सा क्षेत्र है। ठीक, अब वो डिलिमिटेशन कमीशन हो जाएगा, तो अब जो है कि क्षेत्र थोड़ा कम हो जाएंगे सभी के पास, क्योंकि नंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियन बढ़ जाएंगे हमारे पास। अभी न्यू पार्लियामेंट भी बना है सेंट्रल विस्टा, तो उसमें स्पेस भी अच्छा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आ गया आपके लिए क्वेश्चन, एक भी अच्छा सा प्यारा सा मैंने कोशिश की है आपको आइस ब्रेक कराने की। व्हाट मोटिवेट्स यू, आपको ज़्यादातर क्या मोटिवेट कर रहा है हाल फिलहाल में, देख लेना। अभी ज़्यादा पीछे डीप नहीं जाना है ना, आप यहाँ ज़्यादा फ्यूचर में भी नहीं जाना है, बस अभी हाल फिलहाल में जो आपको कोई ऐसा कोट है जो आपको बहुत मोटिवेट करता है, आप टेक्स्ट करते हैं, बता सकते हैं। या कोई सॉन्ग जो आप सुनते हैं, गाना कोई सुनना आपको पसंद है, वो आपको कर रहा है। या कोई मूवी आपने देखी है रिसेंटली, वो आपको बहुत मोटिवेटेड लगती है, या आप देखते हैं, रहते हैं, आप उसको ध्यान में रख के उसके विजुअल्स को। या फिर कोई पर्सनैलिटी मतलब सेलिब्रिटीज़ नहीं बॉलीवुड के वाले, पर्सनैलिटी इन द सेंस, जैसे कि डॉक्टर अंबेडकर, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू एंड मैनी मोर्स। हाँ, सॉन्ग का नाम बता सकते हैं आप, अगर कोई सॉन्ग आप सुनते हैं जो आपको मोटिवेट कर रहा है, नाम भी बता सकते हैं सॉन्ग का। सॉन्ग कर रहे हैं तो कौन सा, हम भी सुन लेंगे कभी, तो क्या हम भी मोटिवेट रहेंगे। और भी कोई कोट जो भी आपने हाल फिलहाल में, कोई शायरी आपने हाल फिलहाल में कोई यूट्यूब स्टोरीज इंस्टाग्राम पे देखी हो, कोई रील्स वगैरह में, जो आपको सुन के अच्छा लगा, आपको मतलब कहते हैं पैप्स में मतलब एकदम फ्रेश कर दिया, तरोताज़ा कर दिया, इस तरीके की चीज़ें अगर कोई फील कर रहे हैं आप। इज देयर एनीवन हु वांट्स टू से मोटिवेशनल सॉन्ग? तो सॉन्ग का नाम बताना चाहेंगे आकाश? यस स्वास्वती, डू यू वांट टू से समथिंग? कोई भी बता सकते हैं, यू कैन पार्टिसिपेट। ये आप ही के लिए लाया हूँ मैं, ताकि आपको थोड़ा सा आइस ब्रेकिंग रहे, क्योंकि सेशन थोड़ा लंबा हो जाता है, तो मैं भी अटेंशन स्पैन के बारे में समझ रहा हूँ, बहुत डेफिशिएंट होता जा रहा है उसके लिए भी, तो मैं चाह रहा हूँ बीच बीच में थोड़ा सा ये आइस ब्रेकिंग एक्टिविटीज़ रख के आपको इंगेज रख सकूँ। ये आप ही के लिए करने के लिए मैं थोड़ा सा एडिशनल या एक्स्ट्रा एफर्ट किया है। आप इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मैं फ्यूचर में इस तरीके की चीज़ें और करूँगा। अगर नहीं करेंगे तो फिर शायद मुझे ऐसा लगेगा मैं शायद आपका ये सब करके टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा हूँ, तो शायद इसलिए आप पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जिंदा फ्रॉम बाग मिल्खा बाग, हाँ बहुत अच्छा सॉन्ग है ईमानी, थैंक यू, बहुत अच्छा है, शेयर करने के लिए थैंक यू, बहुत अच्छा सॉन्ग है, अच्छा सॉन्ग है काफ़ी। जिंदा है तो अच्छा, सेम है आपका भी आकाश, अरे वाह बहुत अच्छा। और कोई एनीवन एल्स वांट्स टू शेयर, कोई कोट, कोई सॉन्ग, कोई मूवी, कोई पर्सनैलिटी, कोई थॉट, एनीथिंग यू वांट्स टू शेयर? करण? लक्ष्य, लक्ष्य मूवी ऋतिक रोशन की, अच्छे हैं, गुड। अकबर, अकबर व्हाट, अच्छा अकबर की पर्सनैलिटी, ओके 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 ओके, ग्रेट। और अदर स्टूडेंट्स? सिर्फ यहाँ पर 3 लोग ही हैं आई गेस, और सब ज्वाइन करके जा चुके हैं, एम आई राइट? हिमानी, करण एंड आकाश, और सभी आई गेस ज्वाइन करके जा चुके हैं, या फिर हो सकता है टैक्स कर रहे हो, मैं गलत अज्यूम कर रहा हूँ आपके बारे में। और कबीर दास, हाँ कबीर दास, उनका दोहे बहुत बहुत आज तक भी इतना रिलेवेंट है, इतना टाइम होने के बावजूद भी। जो हमें सबसे पहले बचपन में याद कराया था वो यही था, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पर में परले होएगी बहुरी करेगा कब। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, आपू देखूं तो मुझसे बुरा ना कोय। बहुत शानदार।
एक वो भी था, शायद इनका है कि किसी और का है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। दैट वाज रस्सी आवत जावत है, सलपत सलपत पड़त निशान, ऐसे कुछ था ना समथिंग। इज देयर एनीवन हु कैन कंप्लीट दिस? रस्सी आवत जावत है, सलपत पड़त निशान, ऐसे ही था समथिंग, वो उसमें मैं बोल रहा हूँ प्रॉपर। ओके, Swaswati quote, today is the best day, so don't be lose today's opportunity. सरस्वती ने अच्छा लिखा है, थोड़ा बड़ा लिखा है, पढ़ना पड़ेगा। It was today is the best day, so don't lose today's opportunity because opportunity knock only one time. Okay, great, अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जो आपके रेस्पॉन्सेज आ रहे हैं काफ़ी अच्छे हैं, कोड भी बहुत अच्छा आपने लिखा है, ग्रेट। और कोई? Shall I move forward? You can give me a thumbs up. Shall I move forward? Or are you texting or all? आकाश कह रहे हैं चल सकते हैं आगे, ठीक है, ओके। सो हम सना सरस्वती, ओके सना भी कह रहे हैं ठीक है आगे चलिए, ओके ठीक है। सो हम ऑल्सो सेज, ठीक है सेम, ओके। अभी आपकी फर्स्ट क्लास है, शायद अभी थोड़ा आप अनकम्फर्टेबल या मतलब कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, तो ओके डोंट वरी, इन क्लास आप हो जाएंगे, नो वरीज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन इसलिए है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसके बारे में हमेशा बात करता रहता हूँ। तो अदर फीलिंग को व्हेन इमोशन रेस्पॉन्ड दैट सिमिलर टू देयर फीलिंग, दैट इज एम्पैथी। आई हैव टोल्ड यू मेनी 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 टाइम्स दैट द टर्म इज प्रेजुडिस। एक दिन हमने बात की थी स्टीरियोटाइप की। अब बहुत बहुत फाइन सा डिफरेंस है दोनों के बीच में, स्टीरियोटाइप और प्रेजुडिस के बारे में। स्टीरियोटाइप और प्रेजुडिस के बारे में बहुत माइनर सा डिफरेंस है, बट देयर आर डिफरेंस, है ना। एम्पैथी, सिंपैथी, स्केपगोटिंग तो अलग है, किसी को बलि का बकरा बनाना वो तो एक अलग चीज़ है ना, तो ये अलग है। सिंपैथी ये कि बस आपको किसी के साथ बुरा हुआ, आपको लगा हाँ अच्छा नहीं, बुरा नहीं हुआ, गलत हुआ उसके साथ, बस ये फीलिंग है, दैट सिंपैथी। लेकिन किसी के साथ ऐसा बुरा हुआ कि आप भी फील कर रहे हैं यार बहुत ही बुरा हुआ उसके साथ, जैसा वो फील कर रहा है, लाइक आई एम फीलिंग द सेम, आई एम फीलिंग सिमिलर, दैट इज एम्पैथी, है ना। स्केपगोटिंग, कोई किसी को बलि का बकरा बना देना, मतलब था किसने किया था किसने और जिम्मेदारी किसको दे दी इस काम की, है ना, किस पे। प्रेजुडिस वो है कि पहले से ही आप चीज़ों को जज करके बैठ जाएं और अपनी पूरी धारणाएं बना लें कि ये तो ऐसे ही होते हैं या ये तो ये ही होते हैं, आप मान के बैठे हैं, ठीक है। स्टीरियोटाइप आप कहीं कहीं ब्लर हैं, एब्स्ट्रैक्ट हैं, बट ये एकदम आपके ठोस होते हैं, आप इन पर ज़्यादा विश्वास करते हैं प्रेजुडिस पे, ठीक है। स्टीरियोटाइप को बोलते हैं हिंदी में पूर्वाग्रह, यानी पूर्व में ही ग्रसित, पहले से ही ग्रसित है किसी से, पूर्वाग्रह। अब यहाँ पर कार्ल मार्क्स से संबंधित एक और सवाल आ गया है, दैट इज इकोनॉमिक आइडियोलॉजी दैट एडवोकेट्स ऑफ क्लासलेस सोसाइटी। हम वो एडवोकेसी करते थे क्लासलेस सोसाइटी हो जाएगी, आई थिंक दिस इज इम्पॉसिबल, दिस इज इम्पॉसिबल। कोई भी सोसाइटी बिना हायरार्की के रन नहीं कर सकती, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना हायरार्की के रन नहीं कर सकती। हायरार्की होगी, अथॉरिटी होगी, पावर होगा, सुपीरियर होंगे, इन्फीरियर भी होंगे, बट हम किसकी बात करते हैं फिर सोशल वर्क में? हम बात करते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की, हम बात करते हैं इक्विटी की, हम बात करते हैं इक्वालिटी की, बट हायरार्की होगी, क्लास तो होगी। क्लासलेस सोसाइटी इट्स अ यूटोपियन आइडिया, ठीक है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आप रन करके देख लो, एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन बनाना 20-50 लोगों की, 20 लोगों की बना लेना बस, उसमें आप चाहो फुल 20 के 20 लोग भी ये चाहेंगे ना कि हम बिल्कुल इक्वल रहेंगे सभी, वी ऑल आर इक्वल, और उसको रन नहीं करा पाएंगे। लेकिन आपको किसी ना किसी को तो रेस्पॉन्सिबिलिटी देनी ही पड़ेगी, किसी ना किसी के हाथ में तो अथॉरिटीज देनी ही होंगी, जो उन 20-18 जो रिमेनिंग लोग हैं उनके हाथ में पावर आ सके, उनको मैनेज कर सके। आई होप आई एम क्लियर टू यू। बट जब ऐसा रहेगा, सब कुछ ऐसा रहेगा, तो वाई वी आर टॉकिंग अबाउट सोशल जस्टिस, ह्यूमन राइट्स, इक्वालिटी? जब हायरार्की रहेगी तो फिर सुपीरियरिटी भी रहेगी, इन्फीरियर भी रहेंगे। हम लेकिन बात करते हैं उसी एग्जिस्टिंग सिस्टम में बेस्ट से बेस्ट तरीका निकालने का, जिसमें कि सबको अवसर तो मिले, सबको अवसर तो मिले, एटलीस्ट डिस्क्रिमिनेशन तो ना हो। अथॉरिटी दे देंगे नो वरीज, बट डिस्क्रिमिनेशन ना हो,
इनजस्टिस ना हो, इन सोशल इनक्वालिटीज पे हम काम करें, स्ट्रक्चरल बैरियर्स पर हम काम करें, स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज पर हम काम करें, वो तो हमें काम करना है, ताकि सभी को जो हम इस ऑर्गेनाइजेशन का एक उद्देश्य है, जो एम है, उसको भी अगर हमें हासिल करना है तो उसके लिए सभी को ये सब चीज़ तो दें। इसीलिए हम इस सब चीज़ों की बात करते हैं। ठीक है, तो इट इज क्लासलेस सोसाइटी इन विच ऑल प्रॉपर्टी एंड वेल्थ आर कम्युनली ओन्ड इंस्टीड ऑफ बीइंग ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स। ठीक है, जैसे आपके मोहल्ले के पास का पार्क है, उस पर सभी का हक है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि पर्टिकुलर किसी कास्ट से बिलोंग करने वाले लोगों को उसमें नहीं एंट्री दी जा रही है, उसके हम खिलाफ बात करते हैं। ना कि हम कह रहे हैं कि हम बिल्कुल समान बना देंगे पूरी सोसाइटी को, ये सब इक्वल हो जाएंगे, नहीं होंगे। ठीक है, तो कास्ट वालों को, कोई रिलीजन वालों को, कोई लैंग्वेज वालों को, कोई ब्रीड वालों को, रेस वालों को, कहीं उसमें ऑन एंट्री का ही तो एग्जिस्ट वो तो नहीं है बैरियर, क्योंकि हम कॉमनली है, वो सबका होना चाहिए, सबके पास एक्सेस होना चाहिए, उसकी बात करते हैं। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। ठीक है, तो कम्युनिज्म क्या है? कम्युनिज्म के वर्ड में यहाँ से देखो, आगे के शब्द उठा लो। कम्युनिज्म, कॉमन यानी कि जहाँ पर हम कॉमन चीज़ें करेंगे, कॉमन होंगी सबकी चीज़ें, जो जितना करेगा उसको उतना मिलेगा। किसी को पैदाइश में नहीं मिल जाए घर में, जैसे मतलब है उसमें नहीं मिलेगा, करा नहीं किसी ने और उसको मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। ये सिस्टम हमारा ऐसा सिस्टम होगा जो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो जितना करेगा उसको उतना मिलेगा, शोषण नहीं होगा, सबको बराबर दिया जाएगा, सबको कॉमन होंगे प्लेटफॉर्म्स, स्कूल हो, कॉलेज हो, घर हो, अस्पताल हो, सब कुछ बराबर दिया जाएगा, सबका बराबर सब पे हक होगा, लेकिन वो किसी इंडिविजुअल के थ्रू ऑन नहीं किए जाएंगे, वो कम्युनिटी के द्वारा ऑन किए जाएंगे उनके। ठीक है, लेकिन कैपिटलिज्म उसके अगेंस्ट बोलता है, बिल्कुल वो इंडिविजुअल्स पे बहुत फोकस करता है। तो एक जो कैपिटलिज्म है और जो हमारा कम्युनिज्म है, उनके बीच में कहीं है सोशलिज्म। ये दोनों प्रिंसिपल्स को कहीं ना कहीं कैरी कर रहा है। आई होप यू आर गेटिंग एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, व्हाट आई एम टेलिंग यू। सो सोशलिज्म इन दोनों प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। वो कहीं कहीं प्राइवेट प्रॉपर्टी को अलाउ करता है, लेकिन कम्युनिटी के कॉमन रिसोर्स पर भी काम करना चाहता है। लेकिन ये सिर्फ ओनली कम्युनिटी इंडिविजुअल पे काम करना चाहता है, ये सिर्फ कम्युनिटी पे काम करना चाहता है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, ही सेड गोल्डन मीन, देयर इज अ वन टर्म गोल्डन मीन। गोल्डन मीन, व्हाट इज गोल्डन मीन? गोल्डन मीन मीन्स अ मिड पाथ। हम इंडियन उसमें ही बोलते हैं फिलोसफी में, बुद्धा पाथ, बीच का रास्ता, कहीं बीच का रास्ता है। तो कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म में जो बीच का रास्ता जो अपना रहा है वो सोशलिज्म है। ठीक है, आपको समझ में आया कॉन्सेप्ट? आपको समझ में आया कॉन्सेप्ट? ठीक है, तो हमारा ये है, तो लेसस फेयर, सोशल वेलफेयर स्टेट, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। तो ये कम्युनिज्म की यहाँ पर बात कर रहा है, तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आंसर 4। आगे बढ़ते हैं। दैट इज सोशलाइजेशन के एजेंट्स के बारे में पूछा है, प्राइमरी एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन के हमारे कुछ एजेंट्स होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनके थ्रू हमारा सोशलाइजेशन होता है, यानी समाजीकरण। हमारा सोचने का, चलने का, व्यवहार का, तौर तरीका, उठना बैठना, चलना बोलना, सब कुछ जो हमें शेप करता है कुछ इंस्टीट्यूशन है सोसाइटी के, जिसने हमें ये भाषा दी है, जिस इंस्टीट्यूशंस के थ्रू मिलके हम बोल पा रहे हैं, आप सुन पा रहे हैं, ये हमारे समाज ने हमें दी है, हम उसका हिस्सा हैं, तो हमें दी है उन्होंने भाषा, ये उनका हिस्सा है। हमारा कल्चर, हमारा बोलने का तरीका, हमारा व्यवहार करने का तरीका, AC, अच्छा आप इसका आंसर बता रहे हैं, ACD, हाँ राइट, सही कह रहे हैं आप। पॉलिटिकल पार्टीज को हटा दो, दैट इज अ राइट आंसर यू विल गेट, है ना। B को एलिमिनेट कर दो, यहाँ से भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो फैमिली शेप करती है, इज अ प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, स्कूल इज अ प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, एंड पीयर ग्रुप इज ऑल्सो प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, एंड मीडिया ऑल्सो, MEDIA, मीडिया। अब मीडिया सिर्फ न्यूज़ वाली मीडिया नहीं होती है, यहाँ पर मीडिया की बात जो हो रही है वो आपका हर मीडिया है, चाहे वो आपका सिनेमा हो, चाहे आपका वो
चाहे न्यूज़ हो, चाहे टेलीविज़न के थ्रू, चाहे सोशल मीडिया हो, या अदर जितने भी मीडियम प्लेटफॉर्म है जिनके थ्रू आपसे बात की जाती है, वो सब मीडियम भी आपके सोशलाइजेशन का पार्ट हैं। ठीक है, दीज आर द प्राइमरी एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन किसी को कंफ्यूजन है तो मुझसे अभी पूछ सकते हैं। अब आगे मैल्थुसियन थ्योरी। मैल्थुसियन थ्योरी बात करती है किस चीज़ की? पॉपुलेशन के बारे में बात करती है, प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में बात करती है। ये कहती है कि जब जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो जब पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ती है, प्रोडक्शन कम होती है, तो एक कैटास्ट्रॉफ होता है, मतलब एक बहुत बड़ी विपदा आती है ना, जो कि उस पॉपुलेशन को बैलेंस करने का काम करती है। जैसे कुछ जो मैल्थुसियन थ्योरी को सपोर्ट करने वाले उन्होंने कोरोना को भी उसमें एक समझा कि जब आप जब नेचर का एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हो, जितना एक्सट्रैक्ट कर रहे हो रिसोर्सेज को स्पीड से, मशीनरी से, तो अब उस नेचर का समय आया है कि अब उसको रिकवर करें। ठीक है, तो ये मैल्थुसियन थ्योरी का भी ऑप्शन है। अब इसको याद कैसे करना है? देखो, इसका राइट आंसर ये है क्योंकि पॉपुलेशन राइजेज ज्योमेट्रिकली। पॉपुलेशन जो है ज्योमेट्रिकली राइज करती है, लेकिन एग्रीकल्चर ओनली अरिथमेटिकली प्रोग्रेस करती है। आज अगर आपके खेत में 2 साल की फसल में या 3 साल की फसल में आपके यहाँ पर अगर 100 किलो अनाज हुआ है, तो अगली साल हो सकता है 120 हो जाए, 130 हो जाए, या फिर घट भी जाए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन जब पॉपुलेशन राइज करती है तो एक समय हर साल 2 साल के गैप में काफ़ी नंबर ऑफ जो चिल्ड्रन है वो पैदा होते हैं। अगर ये ज्योमेट्रिकली बढ़ती है और ये अरिथमेटिकली भी बढ़ती है, तो उसने ये पूछा कि अकॉर्डिंग टू मैल्थुसियन थ्योरी व्हाट इज राइट स्टेटमेंट? तो राइट स्टेटमेंट इज दैट द पॉपुलेशन राइजेस इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेस एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कैन ओनली बी इन अरिथमेटिक प्रोग्रेस। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हमें देखना है यहाँ पर कि अगर अभी याद रखने के लिए क्वेश्चन अगर दोबारा आता है तो इस तरीके से याद रखना। मैंने इसको निमोनिक जैसा बनाया था, कभी ऐसा ना हो कि मैं पॉपुलेशन को तो अरिथमेटिक कर दूं और प्रोडक्शन को ज्योमेट्रिक कर दूं, ऐसा ना हो पाए। तो इसलिए मैंने क्या सोचा, पॉपुलेशन मतलब हम लोग, और ज्योमेट्री मतलब हम जब जो दूसरे ज्योमेट्री जो बचपन में ले जाते थे ना, ज्योमेट्री बॉक्स, वो हम ले जाते थे, ना कि एग्रीकल्चर ले जाती थी। ठीक है, ना खेत के काम आती थी, वो हमारे काम आती थी एज ए पॉपुलेशन। तो इसलिए मैंने छोटा सा मन में ही अपने एक निमोनिक जैसा बनाया ताकि मैं इसको याद रख सकूं। तो पॉपुलेशन राइजेस इन ज्योमेट्रिकली और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कैन ओनली बी इन अरिथमेटिकली। ओके, तो आप इस तरीके से भी इसको याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज दैट नो पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अनलेस ही और शी इज, है ना, जब तक वो एलिजिबल नहीं होगा, जब तक वो सिटीजन ऑफ इंडिया ना हो। वेरी ट्रू, इसको हटा देते हैं। ठीक है, हैज कंप्लीटेड 35 एज, बिल्कुल वेरी ट्रू, 35 एज होना चाहिए। तो बी किस में नहीं, बी सभी में ही है। ठीक है, उसके बाद इज क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, ये थोड़ा सोचने का विषय है। ठीक, उसके बाद इज क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ हाउस ऑफ द पीपल, दिस इज द राइट ऑल्सो। ए बी एंड डी, तो ए बी डी इज द राइट एंड सी इज नॉट अ राइट। इज क्वालिफाइड टू, नहीं, ये भी नहीं है। ठीक है, सी एंड ई हटा देंगे तो हमारे पास सही आंसर आएगा ए बी एंड डी इज द राइट आंसर। गॉट इट ओके ओके आकाश, थैंक यू। अरेंज द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इन द ऑर्डर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट फ्रॉम द अर्लीस्ट टू लेटेस्ट। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1861, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन, ये आपका 1950, रामकृष्ण मिशन इंस्टीट्यूट 1938, और ये जो है 1989, या फिर हम इसको कहते हैं 1990। ये इस तरीके से ये है। तो उसको हमको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे पहले कौन सा इंस्टीट्यूट आएगा, कौन सा आएगा? आर्कोलॉजी, ए आएगा। ए हमने यहाँ पर लिया क्योंकि सबसे पुराना यही है, 1861। तो ये यहाँ पर 2 जगह है तो इनको हटा देते हैं हम। इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल एसोसिएशन 1950, इससे पहले कौन है? 38 वाला है, तो बी सी ले लेंगे, सी, ए सी बी डी, ए सी बी डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये एंडोगामी, ये मेरे नोट्स में भी आपको ये टर्म दिख जाएंगे। आपने अगर नोट्स पढ़ रहे हैं थॉरोली तो अच्छे से आपको ये टर्म दिखेंगे। और मैरिज से रिलेटेड और भी बहुत सारे टर्म्स हैं जो कि उसमें मैंने डिस्कस किए हैं। ठीक है, मैरिज से संबंधित। ठीक, जैसे एंडोगामी इंडिविजुअल्स मैरी आउटसाइड, नहीं, एंड हो रहा है ना यहाँ पर, एक्सो में बाहर होता है, एक्सो यानी बाहर से, आउटसाइड, तो एक्सो होता तो ये राइट आंसर हो जाता, लेकिन एंडो है तो हमने अपनी सीमित कर दी, हमने आपको अपने एंड कर दी। इस तरीके से याद रखना, याद रखोगे लंबे समय तक, कोई टर्म याद करते हो तो ऐसे याद करना, तो आपको जल्दी से ज़्यादा देर तक याद रहेगा। तो एंडोगामी मतलब हमने अपने आप को सीमित कर लिया, एंड कर लिया किसी सर्कल में, किसी ग्रुप में, किसी कास्ट में, किसी रिलीजन में, किसी रीजन में। ठीक है, दैट इज एंडोगामी, दैट इज इंडिविजुअल मैरी विद इन ग्रुप, दैट इज राइट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
ये बहुत ही ऐसा सवाल है जो कि बहुत ही मतलब डिफिकल्ट होगा अटेम्प्ट करना, लेकिन घबराना नहीं है। अरेंज द शेयर ऑफ जीडीपी बाय इंडस्ट्री, जीडीपी बताना है इंडस्ट्री के द्वारा। ओरिजिन फ्रॉम द लीस्ट, ओरिजिन करना है लीस्ट से और हाईएस्ट तक लेके जाना है 14-15 के हिसाब से। ये सवाल परेशान करने के लिए होते हैं, इनसे ऐसा मत समझना क्या पूछ लिया पैनिक कर जाओ आप। समझ में आता है तो ठीक है, ना तो फ्लैग लगा के आगे बढ़ जाना या फिर आपको रिमेन छोड़ देना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है। इतना स्पेसिफिक सवाल है जैसे इसमें पूछ रहा है। तो अब इसमें सबसे पहले कम्युनिटी सोशल एंड पर्सनल सर्विसेज, तो सबसे कम लीस्ट यही करती है, ए सभी में आ गया। ठीक, वैसे एग्रीकल्चर भी है, ट्रांसपोर्ट में अच्छा करती है कॉन्ट्रो, फाइनेंशियल ये भी बहुत अच्छा करती है, इंडस्ट्री माइनिंग ये भी सही करती है। तो इसका सही आंसर है ABCDE। इन्होंने खुद से ही सही आंसर इसकी क्रोनोलॉजिकल वे में ही दिया हुआ है, क्योंकि कम्युनिटी सर्विस में कोई जीडीपी का इतना खास कंट्रीब्यूशन नहीं है। एग्रीकल्चर में है, क्योंकि अगर हम प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी 3 सेक्टर में और अपनी इकोनॉमी को हम बांटते हैं जब, तो इसमें हमारा जो प्राइमरी में एग्रीकल्चर है, फिर उसके बाद हमारा मैन्युफैक्चरिंग है, फिर उसके बाद हमारा सर्विस है। तो मैन्युफैक्चरिंग में तो अभी आपको पता ही है हमारा पीछे ही है, और सर्विस सेक्टर हमारा सबसे आगे चलता है। और प्राइमरी में हमारी नंबर ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंगेज है, लेकिन नंबर एक्टिव प्रोडक्शन इतने अच्छा नहीं है, प्रोडक्टिविटी इतनी नहीं है जितने की नंबर ऑफ पीपल इसमें इंगेज हैं। ठीक है, तो प्राइमरी कम करती है लेकिन कम्युनिटी से ज़्यादा करती है, तो बीज ओके। ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन, जो कि आपको इधर से उधर चीज़ों को ले जाने में काम आते हैं। देन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस एंड इंडस्ट्री माइनिंग मैन्युफैक्चरिंग गैस, तो सबसे ज़्यादा यही करती है। उसके बाद ये करती है, उसके बाद ये करती है। ठीक है, क्योंकि ये सर्विस सेक्टर में आती है, ये सब सर्विस सेक्टर में आती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका कॉमन सेंस से भी आंसर कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं। दैट इज द फिक्स चेंज रेट व्हेन सम गवर्नमेंट एक्शन इंक्रीज द एक्सचेंज रेट देयरबाय मेकिंग डोमेस्टिक करेंसी चीपर इज कॉल्ड डिवैल्यूएशन। क्या बोलते हैं इसको? डिवैल्यूएशन। जैसे चाइना करता है इसमें, चाइना अपनी करेंसी को बढ़ने नहीं देता। जैसे अभी $85 हो गया ना, तो लेकिन चाइना नहीं बढ़ने देगा। तो चाइनीज जो करेंसी है वो उसको बढ़ने नहीं देता, क्योंकि ताकि वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा जो उसका गुड्स हैं उसको सप्लाई कर सके, ताकि हम ₹1 दें और तो हमें आज का 8 या 10 समथिंग का रहता है डिफरेंट, तो हम ज़्यादा सामान खरीद सकें उससे। तो इसलिए वो अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट करता है ताकि वो ज़्यादा बढ़े ना, क्योंकि उसको उसके पास हाई मास ऑफ प्रोडक्शन है, उसको डंप करना है आप किसी भी इकोनॉमी में। ठीक है, और डंप इकोनॉमी को बचाने के लिए टैरिफ वगैरह लगाते हैं, वो अलग इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स हैं, उसमें हम कभी इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट जब जानेंगे समझेंगे तो उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो डिवैल्यूएशन इज द राइट आंसर। ये द टर्म डिस्क्राइब द पीपल हु एक्सप्रेस देयर नीड फॉर पावर एंड मैनिपुलेटिंग एंड एक्सप्लॉइटिंग अदर इन अ डिसेप्टिव एंड अनस्क्रूपुलस फैशन, हु इज दैट इज मैकियावेलिज्म। मैकियावेलिज्म, मैकियावेली इज अ फिलोसोफर, उसने बुक लिखी है द प्रिंस, बहुत पुरानी 13 सेंचुरी में बुक लिखी थी प्रिंस। अब ये प्रिंस बुक जो उन्होंने लिखी है, मैकियावेली का क्या मानना था? मैकियावेली का ये मानना था कि वो टोटलिटेरियन स्टेट की एडवोकेसी करते थे, कि ऐसा साम्राज्य जहाँ पर जो राजा एकदम हर चीज़ पर कब्जा रखे और अपने स्टेट को बचाने के लिए, अपने रजवाड़े को बचाने के लिए, अपने शासन को बचाने के लिए किसी भी मीन्स का इस्तेमाल करना पड़े वो करे, किसी भी हद तक जाने का वो जाए, बट ही मस्ट प्रोटेक्ट हिज स्टेट, हिज एम्पायर एट एनी कोस्ट। चाहे मैसेकर कराना हो, कुछ भी, एनीथिंग। तो वो इस तरीके, चाहे एक्सप्लॉयटेशन करना हो, तो इस तरीके का जो थॉट था वो मैकियावेली का था। मैकियावेली एक बात और कहते हैं, वो कहते हैं कि लव इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस बट फियर इज इंस्टेंट। लव इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस बट फियर इज इंस्टेंट। प्यार जो लोगों में जगेगा वो धीरे धीरे जगेगा, लेकिन तुम्हारा डर वो इंस्टेंटली पैदा होगा। तो मैकियावेली इस तरीके के थॉट रखते थे और वो टोटलिटेरियन स्टेट की बात करते थे। ठीक है, तो अगर फ्यूचर में कोई सवाल बनता है ऐसा तो आप उसके बारे में समझ सकते। ठीक, तो मैकियावेली के थोड़ा सा अभी अदर टर्म्स के बारे में भी जान लेते हैं। दैट ये है कि मैकियावेलिज्म के पर्सनैलिटी ओरिएंटेशन इन्वॉल्व्स सिनिकल, यानी कि सेल्फ सेंटर्ड, अपने फायदे के लिए बस, सिनिकल मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स दैट फोकस ऑन पावर गेन एट इवन अदर एक्सपेंसेस, चाहे दूसरे के कुछ भी हो जाए, हमें पावर, सत्ता चाहिए, बनाए रखनी है। ठीक है, दैट इज मैकियावेलिज्म। और उसके बाद देखिए मैनिपुलेटर्स क्या है? द ब्रॉड लेवल ऑफ पीपल। तो बहुत मैनिपुलेटर तो बहुत इजी सब था जिसको आप समझ पाएंगे। ट्राई करता है इन्फ्लुएंस करने का अदर के थॉट को, इमोशन को और एक्शन को, ताकि उसका पर्सनल गेन हो सके। ओपनली टैक्टिक्स जो कि गिल्ट ट्रिपिंग या फिर गैस लाइटिंग या फिर सेलेक्टिव डिस्क्लोजर करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं बिहेवियर को, बट नॉट ए स्पेसिफिक पर्सनल कंस्ट्रक्ट।
ठीक है, दैट इज मैनिपुलेटर्स। और एक्सप्लॉइटेटिव मैनिपुलेशन, वो एक्सप्लॉइट करते हैं, वो सेम चीज होंगे, बस एक्सप्लॉइट करेंगे वल्नरेबिलिटी को तुम्हारी और तुम्हारे रिसोर्सेज को। साथ ही अनस्क्रूपुलस मैन्यूवरिंग, अनस्क्रूपुलस मैन्यूवरिंग वो होते हैं कि जनरल एक्सप्रेशन ऑफ अचीविंग गोल, थॉट, क्राफ्टी थ्रो, कैसे भी क्राफ्टी करो, एथिकली अनबाउंड रहो, टैक्टिक्स से डिसेप्शन करो, धोखाधड़ी करो, या बैकडोर डील्स करो, या फिर रूल बेंडिंग करो, रूल कोई तोड़ मरोड़ के पेश करो, ये सब चीजें करना ये किसका है काम, अनस्क्रूपुलस मैन्यूवरिंग, unscrupulous maneuvering. But the term is asked in the question that was related to Machiavellism. Okay, Machiavellism. Okay, आगे बढ़ते हैं. Moving for the next question. The next question is Gandhi's ideology of Satyagraha is not related to. कॉमन सेंस से कर सकते हो, जरूरी नहीं पता, आपको नहीं पता सत्याग्रह क्या है, नहीं पता गांधी जी के रिलेटेड क्या है आइडियोलॉजी से, लेकिन आप इसको बहुत कॉमन सेंस से आंसर कर सकते थे। नॉट पूछा है, 3 पे जाओ, ये देखो क्या कह रहा है, लव एंड कंपैशन टुवर्ड्स ऑपरेसर, जो आपके दमनकारी है, ऑपरेशन कर रहे हैं, आपका ऑपरेसर्स हैं, उनसे आप लव करो और कंपैशन करो। नो, नॉट एट ऑल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आ गया सेगमेंट फ्रॉड, हर बार क्वेश्चन बनता है इस चीज से। ठीक है, एनएफ फ्रॉड, सेगमेंट फ्रॉड। ठीक है, तो इन्होंने पूछा है कि यंगेस्ट टू ओल्डेस्ट बताना है। देखिए, ओरल है, एनल है, ऑडिबल है, रोल सेंस है। ठीक है, लगा लेंगे आप इसका आंसर, डी से शुरू करेंगे, आंसर आ जाएगा आपका डी बी ए सी। ठीक, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, एरिक एरिक्सन के बारे में भी और सेगमेंट फ्रॉड के बारे में भी, आपके नोट्स में भी है और वीडियोस भी अवेलेबल है। यहाँ है टिंकू, 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 यहाँ पर देखना थोड़ा, आई होप सभी आप एक्टिव हैं ना। मिसबिहेव्ड किसके साथ, अपने क्लासमेट के साथ, क्योंकि फेल्ड इन एग्जाम। द टीचर शाउटेड एट हिम, चिल्लाई उसके ऊपर और बोली तुम स्टूपिड हो। अब टिंकू ने ये बिलीव कर लिया कि हाँ मैं स्टूपिड हूँ। अब ये क्या है, ये किसका एग्जाम्पल है, मॉडलिंग का, क्या ये मॉडलिंग का एग्जाम्पल है, क्या ये आइडिएशन का एग्जाम्पल है, क्या ये नेगेटिव इन्फोर्समेंट का है, क्या ये सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। गिव मी द राइट आंसर, प्लीज टेक्स्ट your answer, 1 2 3 or 4. You can write, you can text 1 or 2 or 3 or 4, anything. You don't need to write the modeling, ideation, negative reinforcement, but you need to write only 1 2 3 or 4. What do you think, what is the right answer of this question? Please tell me. Sir, I think 4. Simranjit says 4. Okay, okay. Other, what about other? 3, करण सारथी कहते हैं 3. ओके, ओके, मे बी 2, हिमानी सेज मे बी 2. ओके, डाउट है अभी आकाश, कोई नहीं, क्लियर रखो, 4 है तो 4 रखो, क्वेश्चन मार्क मत लगाओ अभी उस पर हम बात करते हैं। ठीक है, और भी अदर स्टूडेंट्स जो ज्वाइन हैं, स्वास्वती 4. ओके, गुड गुड गुड, थैंक यू, थैंक यू, सभी का अच्छा पार्टिसिपेशन है, मतलब सभी हैं आप यहाँ पर मौजूद। मुझे अभी कभी ऐसा लगने लगता है कि मैं ही तो अकेला नहीं बोल रहा हूँ, आप सभी ओन करके चले गए साइड बाय साइड के। ठीक है, अपना करते रहो, जब तुम थक जाओ तो बंद कर देना। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है, तो इसका सही आंसर है 4, जो कि सही बोला है, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। जब आपको कोई लेबल लगा दिया जाता है कि आप ऐसे हो, वैसे हो, यही हो, वही हो, तो आप उसको पूरा करने के लिए, मैं तो हूँ ही ऐसा, मैं तो हूँ ही ऐसी, आप उसको फुल करेंगे, सेल्फ फुलफिलिंग करेंगे आप उसको, उस प्रोफेसी को जो आपके बारे में की गई है कि यू आर एन इडियट, यू आर अ लायर, यू आर अ चीटर। ओके, आई विल डू इट, इफ आई एम दिस आई विल डू इट। ठीक है, दैट इज सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। बट करण सारथी सेज नेगेटिव इन्फोर्समेंट। नेगेटिव reinforcement comes when some child or any child he or she does any wrong thing and you scold them, you slap them, you said I won't talk to you because you didn't the things are appropriate for us to you also. So जब हम नेगेटिवली रीइंफोर्स करते हैं चीजों को, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। द अनदर टर्म इज देयर, दैट इज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। व्हेन समवन डिड हिज गुड थिंग्स, like someone scored a grade, or someone was very well behaved when the parents visit or when the guest visits, and many more things. So what you did, you gave him gift, you gave him any treat, anything. So what you are doing the positive reinforcement. It means
you want that this behavior must be continue, this behavior must be rises over the time. When you give the rewards to another person, that's called positive reinforcement. But when someone did anything that is against the morals, against the ethics, against the norms, against the values, that's when you punish him or her, that's called negative reinforcement. Okay Karan? Okay, okay, thank you. चलो आगे बढ़ते हैं. That is the question. Dash is non-structural measure of flood mitigation. Flood mitigation. Mitigation का मतलब क्या होता है? Mitigation ऐसी तैयारी करना जो कि आप रोकने की कोशिश करना. कोई ऐसी चीज होने वाली है, उसको रोकने की कोशिश मात्र कर सकते हैं, आप रोक नहीं सकते. दैट इज मिटिगेशन. ठीक है, दैट इज मिटिगेशन. जैसे कि अब उन्होंने पूछा फ्लड मिटिगेशन, फ्लड बाढ़ आ जाएगी. जैसे बिहार में भी हमने देखा, पंजाब में हमने देखा, दिल्ली में हमने देखा कितनी बाढ़ आ गई है. ठीक है, उस बाढ़ को आने के लिए, बाढ़ को रोकने के लिए जो मेजर्स या स्टेप्स लिए जा सकते थे उनको लेना, दैट इज मिटिगेशन. कि आप रोक रहे हो, उन चीज़ों को रोकथाम करने की पूरी कोशिश कर रहे हो. ऐसा नहीं है लेकिन आपने वो कर दिया तो ऐसा होगा ही नहीं. फॉर एग्जाम्पल, मैं आप घर से, बारिश हो रही थी, आप घर से छाता लेके निकले कि आप भीगने से बच जाएंगे. आप उस समय सिर्फ छाता ही लेके निकल सकते, तो आप छाता लेके निकले कि आप भीगने से बचेंगे. लेकिन फ्लड आ गई तो आप छाता क्या करेगा आपका? बट आपने मिटिगेट तो किया. दैट वॉज अम्ब्रेला वॉज अ सिंबल ऑफ मिटिगेशन, दैट यू आर मिटिगेटिंग. okay, you are trying to prevent the things, you want to fix the things, you want to prevent the biggest disasters, harms and injuries and loss and many more things. You are trying to stop, you are trying to prevent. ठीक. तो अब उसने पूछा नॉन स्ट्रक्चरल पूछा है मेजर जो कि फ्लड को मिटिगेट करना. मिटिगेशन समझ में आया ना, तो यहीं से सवाल का आंसर आ जाएगा. इंप्रूव ड्रेनेज, बिल्कुल सही है, स्ट्रक्चरल है. ड्रेनेज सिस्टम को सुधार दो, बहुत फायदा होगा. ओवर बैंक स्पिल प्रिवेंशन. बैंक मतलब बैंक वाला, आप समझदार हैं, जोक के लिए बोल रहा हूँ इसको. बैंक का मतलब वाला बैंक नहीं है स्कूल जहाँ पर हम पैसे रखते हैं. बैंक वाला किनारा, जो रिवर्स का किनारा है आपका. ये रिवर का जो किनारा है उसको प्रिवेंट करने के लिए आपको लगता है कि इससे 2 फीट तक ऊपर पानी आ जाता है. लाइक मान लो, ऐसा मान लेते हैं ये आपकी नदी बह रही है और इसका पानी जब फ्लो होकर आता है ना, तो इसके 2 फीट ऊपर तक चला जाता है वो, जिसकी वजह से सारा पानी इधर के खेतों में, सब जगह गाँव में चला जाता है. तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे जो रेत भर भर के, डस्ट जो होते हैं ना, रेत भर के सैंड जिसको बोलते हैं, उसको भर भर के कट्टों में इस तरीके से लगा देते हैं. प्लास्टिक के हो, जूट के हो एंड ऑल, तो ताकि हम एक तरीके से प्रिवेंट कर सकें. ये इस तरीके से. ठीक है, ड्राइंग थोड़ी गंदी है बट आई होप यू विल अंडरस्टैंड एंड यू विल कोऑपरेट. ठीक है, ये इस तरीके से, तब इस तरीके से चीज़ आप करेंगे तो वो आप क्या कर रहे हैं, मिटिगेट कर रहे हैं. तो आप उसको प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहे हैं. दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर स्ट्रक्चरल मेजर ऑफ मिटिगेशन. उन्होंने पूछा नॉन स्ट्रक्चरल, दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर. फिर एंटी इरोजन मेजर्स. एंटी इरोजन यानी आपकी जो आपकी इधर वाली लेयर थी, ये आपकी पानी के उससे कटाव होने लगा. पानी की स्पीड इतनी थी कि आपके बैंक्स कटने लगे. तो आपके बैंक्स जब कटने लगे किनारे, तो पानी फिर स्पिल हो गया सब जगह. तो आपको ऐसा मेजर लेना जो कि एंटी इरोजन हो. हमने सीमेंट की करा दिया ये सब. ठीक है, तो एंटी इरोजन. वेटलैंड मेंटेनेंस, दैट इज नॉट. वेटलैंड मेंटेनेंस है डिफरेंट. तो इट डजंट कम अंडर फ्लड मिटिगेशन. आई होप यू अंडरस्टैंड. गॉट इट? प्लीज लेट मी नो. ओके, करण को समझ में आ गया, ये अक्षय को समझ में आ गया. ग्रेट. चलो, मैं समझा रहा हूँ, समझ में आया. एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको लंबे समय तक चीज़ें याद रहें और अच्छे से आप समझे, और आपको लगे कि सेशन लिया तो उसका फायदा होता है. कभी मिस करेंगे तो नुकसान भी होता है. ठीक है, ये आपके सामने आ गया. यूनाइटेड नेशन डैश फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ ब्लूप्रिंट फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ओके, अब यहाँ से हमें ज़्यादा कुछ देखो इसमें करने की जरूरत नहीं है. सीधा हम 4th की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि 2030 तक ये एजेंडा है हमारे SDG का. 2015 में आया था. 17 इसमें गोल है, 69 इसमें टारगेट है. ठीक है, 2030 का है, सोशो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पे बेस्ड है. राइट, दैट इज. इससे पहले MDG थे, मिलेनियल डेवलपमेंट गोल्स, जो कि 2000 से शुरू हुए थे और 2015 पे एंड हो गए थे. उसमें 8 गोल्स थे. ठीक है, अभी में कितने हैं? अभी में 17 गोल्स हैं, 69 टारगेट हैं और 2030 तक है वो. ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं.
नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये मान लो आप आपके पॉलिटी से सवाल आए हैं सारे। यूनिटरी सिस्टम, फेडरल सिस्टम, रीजनल एंड डिसेंट्रलाइजेशन। यूनिटरी जब आप सेंट्रलाइजेशन करते हैं पावर, ये आ गया आपका 1 का 4 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ठीक है। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर बाय नेशंस कैपिटल थ्रू द लिटिल ऑटोनॉमी ऑफ सब डिवीजन, यूनिटरी। फेडरल क्या होता है, बैलेंसिंग करना है नेशन स्टेट्स में, तो बी का 2, बी का 1 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ओके। रीजनल शिफ्टिंग वन सम एडमिनिस्ट्रेशन फीचर फ्रॉम सेंट्रल टू लोकल, ये डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, डी का 3 आंसर आ गया हमारा। किसी को कोई सवाल है इसमें? रीजनल में क्या होता है? फीलिंग ऑफ एरिया बेस्ड डिफरेंसेस, रीजनलिज्म, क्षेत्र की तरफ झुकाव, है ना। इसमें किसी को कुछ पूछना है क्या, या आगे बढ़े? और सिंपल बेसिक था इसलिए मैंने स्पीड से बोल दिया। ओके सिमरन जी, ओके। ये किसी को सवाल पूछना है तो हैंड रेज कर सकते हैं आप। यहाँ पर आ गया था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हैज द राइट एस्टैब्लिश द राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट, 86 2009 अगस्त, और आई गेस 9 अगस्त 2009 में आया था राइट टू एजुकेशन, फंडामेंटल राइट आपका आर्टिकल 21A, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स में आपको दे दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। ये आ गया आपका PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ओरिजिनेट इन इंडिया, ठीक है, ये भी ठीक है। मैनी एनजीओ, ठीक है। PIL सर्व पर्पज ऑफ द लार्जर गुड ऑफ द कम्युनिटी, बिल्कुल सही है। ABCD इज द राइट, ABCD राइट आंसर। इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नेगेटिव नहीं थी, सभी स्टेटमेंट जो है करेक्ट हैं PIL के। और PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसमें इंडिया में ओरिजिन हुई है, लोगों को एग्जिस्टी के हेल्प दिलाने के लिए NGOs वगैरह यूज़ करती हैं इसको टूल की तरीके से, एक्सेस दिला सकें, जस्टिस दिला सकें पुअर को और मार्जिनलाइज को, और सर्व करती है लार्जर गुड। अगर आपको इंडिविजुअल कोई चीज़ प्रॉब्लम कर रही है तो आप उसमें PIL नहीं लगा सकते। जो आपको अफेक्ट कर रही है चीज़ें, उसको लार्ज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को अफेक्ट करनी चाहिए वो, तब जाके आप PIL फाइल कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एसोसिएटेड इशू ऑफ इन्वायरमेंट, स्टॉकहोम, रियोर्थ, क्योटो, ये तीनों इन्वायरमेंट से संबंधित हैं। जेनेवा नहीं है। जो वॉर प्रिजन है या वॉर रूल्स हैं उनसे संबंधित बात करती है जेनेवा कन्वेंशन, ठीक है। जैसे यहाँ पर भी मेरे को स्पेसिफिकली लिखा गया है, स्टॉकहोम 1972 इन्वायरमेंट, रियो 1992, ये लिख लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना, ये क्वेश्चन बन सकता है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 UNFCCC, पर जेनेवा जो है वॉर क्राइम्स है, वॉर प्रोटेक्शन सिविलियंस का है, ना कि इन्वायरमेंट, ठीक है। ऑप्शन इसमें गलत हो सकते हैं, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्शनेबल है इसके ऑप्शंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द डैश वाज द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट माइलस्टोन ऑफ मॉडर्न सोशल वर्क, CSO, दैट इज CSO, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी, जो कि लंदन में बना था 1869, और आपका USA में न्यूयॉर्क 1878, ठीक है। तो CSO चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटीज। अगला सवाल बहुत अच्छा, बहुत प्यारा। अब आप मेधा पाटकर इज रिलेटेड टू 3 अनुरा रॉय, राइट टू इन्फॉर्मेशन, बाबा आमटे, लिप्रेसी, एंड बाबा अम्बेडकर, लिबरेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, ठीक है। किसी को कोई सवाल इसमें, किसी को कोई पूछना है क्या? कौन किससे संबंधित है? आपके सामने स्क्रीन पर है। बाबा आमटे रिलेटेड टू होम, रिलेटेड टू व्हाट? रिलेटेड टू केयर एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ लिप्रेसी पेशेंट्स। लिप्रेसी मतलब जो कि कोड का मर्ज जिसको बोलते हैं। दैट अम्बेडकर, दैट इज लिबरेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, ठीक है। राइट आंसर आपको यहाँ पर दिख जाएगा स्क्रीन पर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इन स्क्रीन इज गिल्ड्स क्रिटिकल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस कंस्टेंट इंक्लूड्स। जो गिल्डफोर्ड है ना, गिल्डफोर्ड क्रिटिकल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस की जो बात कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि इंटेलिजेंस सिर्फ 1-2 तरीके की नहीं होती, इनके अकॉर्डिंग 150 तरह की होती हैं इंटेलिजेंस। अगर आप मैथ्स के बड़े बड़े सम्स सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, इट डजंट मीन यू आर नॉट इंटेलिजेंट, ठीक है। अगर आप फिजिक्स के बहुत कोई फॉर्मूलेज हैं उनको याद नहीं कर पा रहे हो, डजंट मीन यू आर नॉट इंटेलिजेंट। ही सेड देयर आर रिकॉग्नाइज्ड 150 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। मैं बोल रहा हूं, आप समझ रहे हैं, दैट इज वन ऑफ द इंटेलिजेंस। आप अपनी बात को रख पा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो इंटेलिजेंस। आप अपनी बात को पहुंचा पा रहे हो सभी तक, दैट इज इंटेलिजेंस। यू हैव एबिलिटी टू रीड द रूम, that is also intelligence.
ही सेड देयर आर 150 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस आर देयर। ठीक है, तो इंक्लूड में इन्होंने बोला है किस किस को, सिंबॉलिक एंड सिमेंटिक, ट्रांसफॉर्मेशन, नॉट, रिलेशन एंड कन्वर्जन प्रोडक्शन। इसमें बोलते हैं कि गिल मॉडल्स कंटेंट्स आर सिंबॉलिक एंड सिमेंटिक, फिगुअल एंड लेटरल बिहेवियरल कन्वर्जन, प्रोडक्शन इज एन ऑपरेशन वाइल रिलेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन आर प्रोडक्ट टाइप्स, सो ओनली सिंबॉलिक एंड सिमेंटिक आर कंटेंट। ये तो इसके हिसाब से इसका एक्सप्लेनेशन है। मैंने बताया आपको 150, इन्होंने बोला 150 टाइप की इंटेलिजेंस होती है। ठीक है, तो ये इन्हों का था, साइकोलॉजी में पढ़ने के बाद अच्छा रहता है समझ। तो यहाँ पर आज सेशन का एंड हुआ, द सेशन इज ओवर, द क्वेश्चन पेपर इज ओवर। नाउ वी विल डिस्कस द सम इम्पोर्टेंट MCQ, इम्पोर्टेंट concepts based on your syllabus, subtopics and some other things we will discuss thoroughly and time by time. Or but now I have been completed your previous year question paper question in detail. Please let me know how was the session and how did you feel after attempting this session. And most of the students, सर मैगजीन में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, मैगजीन में क्या हुआ कि एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दे रहा हूँ। मैगजीन, थैंक यू आकाश। मैगजीन में क्या हुआ, मैगजीन मैंने शुरू में जैसे शेयर की तो उसके बाद ज्वाइन किया लोगों ने, तो व्हाट्सएप ग्रुप में क्या होता है कि उसमें पहले कोई ज्वाइन कर लेते हैं और वो उस समय नहीं होते तो उन तक कुछ कंटेंट नहीं पहुँचता है। इवन न्यूज़पेपर भी मैं डेली शेयर कर रहा हूँ, जो अभी रिसेंटली ज्वाइन करें उनको नहीं मिला होगा आज का। ठीक है, तो उसमें क्या है कि अब मैं दोबारा से एक बार मैगजीन शेयर कर दूंगा और उसमें बता भी दूंगा कि क्या क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, मैं शेयर कर चुका हूँ वैसे ग्रुप में, अगेन शेयर कर दूंगा ताकि आपको मिल जाए वो अगेन। ठीक है, बाकी एक बार मैं शेयर कर चुका हूँ उसको, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बताएंगे उसके बारे में, कर मैं शेयर भी कर दूंगा मैगजीन भी, और आपको वो भी बता दूंगा टॉपिक कैसे क्या पढ़ना है। ठीक है, अभी तक का सेशन पूरा रहा, पूरे हमने PYQs के क्वेश्चन जो है 75 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए ना। क्वेश्चन हमने वो क्वेश्चन अटैम्प्ट किए जो कि क्वेश्चन पूछे गए थे, बल्कि वो भी जो हमें उससे संबंधित कुछ चीज़ें हो सकती थी, टॉपिक हो सकते, उन पर भी हमने डिस्कस किया। हमने उसके ऑप्शंस को भी अच्छे से समझा। ठीक है, इस तरीके से हमने क्वेश्चन को, पूरे सेशन को समझा। आई होप आप सभी को पसंद आया सेशन। कुछ एफर्ट्स जो मैंने बीच बीच में आपको आइस ब्रेकिंग एक्टिविटीज कराने की कोशिश करी, वो भी आपको अच्छे से लगे, वो भी आपको समझ में आया। ठीक है, अच्छा लगा आपको, कैसा लगा, यू कैन टेल मी। थैंक यू हिमानी, थैंक यू। सेशन वाज टू गुड, थैंक यू सिमरनजीत, थैंक यू। और अभी बहुत ही अच्छा लगा, थैंक यू। ओके, थैंक यू करण, थैंक यू सो मच फॉर योर पॉजिटिव रिगार्ड्स। सोशल जस्टिस वुड बी द नेक्स्ट टॉपिक, सोशल जस्टिस, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट राइट्स, है ना, सोशल जस्टिस। Because unit 1 and unit 2 I have been covered, even unit 3 some topics of unit 3 also has been covered. First we will discuss about some topics from the politics, then we will go to the psychology also, है ना, unit 3. So decentralization I have been discussed, parliament and many more things, but I will discuss the social justice and then rights and some other topics. Then unit 4 would be completely unit 3. ठीक है, सेशन कैसा रहा, समझ में आया, फ्रूटफुल था, अच्छा लगा, जैसे काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव कमेंट आए हैं पर टेक्स्ट जो टेक्स्ट किया है, जैसे हिमानी भी कहते हैं अच्छा लिखा है, और अदर भी बोल रहे हैं, लाइक सिमरनजीत भी बोल रहे हैं अच्छा सेशन था, आप भी बोल रहे हैं, करणजीत भी बोल रहे हैं बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। अगला टॉपिक इन सब पे होगा, और आई विश कि आपको अच्छा लगा है सेशन। आप एक अच्छी जगह पर, अच्छे प्लेटफॉर्म पर हैं जहाँ पर आप सोशल वर्क के बारे में सीख रहे हैं, अदर थिंग्स के बारे में सीख रहे हैं। साथ ही साथ मैं ये भी चाह रहा हूँ कि साथ साथ आप मेरे साथ जुड़े हैं, कनेक्ट हुए हैं, तो अपनी पर्सनैलिटी पर भी सोचें, सीखें, काम करें, सोशल वर्कर के अप्रोच को देखें और किस तरीके से फ्यूचर में काम करना है। इवन एक क्लास में रखूँगा आपके सामने, कुछ JDs लेकर के आऊँगा, आपको फ्यूचर में उसके बहुत हेल्प होगा। हमारे टाइम पे किसी ने नहीं बताया हमको, बट if you are connected with me, so I think it's my responsibility and it's my duty that I must tell you how to prepare for your career also, है ना। तो कुछ मैं आपके लिए, अब आप प्लेसमेंट्स के लिए बैठेंगे या फिर जो भी, तो आप उसके लिए अभी से प्रिपेयर रहें, वो हमें बहुत बाद में जाके पता चला।
लेकिन मैं आपको सभी चीज़ें टाइमली बताऊंगा। तो जेडीज़ में लेकर के आऊँगा कुछ सीएसआर के लिए, कुछ गवर्नमेंट पीएसयूज़ के लिए या फिर अदर चीज़ों के लिए, तो आपको समझ में आएगा उन सबसे एनालिसिस जब हम करेंगे। तो बीइंग ए एमएसडब्ल्यू डिग्री होल्डर, तो हमें क्या क्या और स्किल पे काम करना है और हम कहाँ पर अपने आप को देख रहे हैं, कहाँ पर हम अपने शूट कर रहे हैं और क्या क्या स्किल्स हमें रिक्वायर्ड हैं, वो जेडी अपने आप में बहुत कुछ बता देती है। ठीक है, तो मैं आपको ज़रूर 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 बताऊंगा सब चीज़ें। बस बी कनेक्टेड विद मी, बी प्रॉम्प्ट, बी एक्टिव, बी पार्टिसिपेटिव, है ना।